Hello students, welcome to Sanjay Godawat, IT and Medical Academy. Here myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty. तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर पीरियड टेबल के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एज वेल एज बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया कि इजी ट्रिक्स क्या होगी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर बच्चों हम डिस्कस करेंगे आज आपका पीरियड टेबल के अंदर एटॉमिक रेडियस। क्लियर है? तो एटॉमिक रेडियस का डिस्कशन करेंगे, है ना। और आज का टॉपिक जिसके अंदर एटॉमिक रेडियस काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। एटॉमिक रेडियस को हम लोग इसलिए और अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि बच्चों एटॉमिक रेडियस के अंदर जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, वो आने वाले जो आपके प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, जिसके अंदर हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी का डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिस्कशन करेंगे और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, जिसको अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करके बोलेंगे। करेक्ट है? यस। तो इन सभी पैरामीटर्स को, पॉइंट्स को, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम लोग एटॉमिक रेडियस की प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। यस। तो बच्चों एटॉमिक रेडियस को लेके यस सबसे पहला पॉइंट तो डिस्कस ये किया जाएगा कि बच्चों एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, जिसको अपन देखो मैं आपको बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, दोनों का बच्चों मीनिंग एक ही है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है ना, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, है ना। नेक्स्ट बच्चों हम लोग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी की सारी जो बच्चों प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ आपकी किसके अंदर आती हैं? तो बच्चों उस टर्म का नाम है ना, उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। करेक्ट है? तो बच्चों पीरियोडिसिटी का मीनिंग क्या है? पीरियोडिसिटी का मीनिंग ये है, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो बच्चों जिस तरीके से अपना एक जैसे मैं बोलूँ एक सर्किल है, करेक्ट है, उस सर्किल में हम लोग एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और वापस से बच्चों हम जब चलना चालू कर रहे हैं, हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं चलना, तो चलते चलते अपन वापस से उसी पॉइंट पे पहुँच रहे हैं। इसका मतलब है कि आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम हम लोग वापस से बच्चों उसी सेम पॉइंट पे पहुँच रहे हैं, मतलब रिपीटेशन ऑफ सेम प्रॉपर्टीज। करेक्ट है? तो पीरियोडिसिटी का मतलब बच्चों यहाँ से क्या है, हम लोग वो सभी प्रॉपर्टीज़ को री स्टडी करने वाले हैं इधर, जो बच्चों पीरियड टेबल के अंदर आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम जहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज आपको वापस से सिमिलर मिलने वाली है और वो रिपीट होने वाली है। ठीक है? यस। तो क्या है बच्चों डेफिनेशन, एक बार अपन अच्छे से रीड करेंगे। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, इसको ध्यान रखेंगे, अंडरलाइन करके रखेंगे, साथ में आपको पेन और कॉपी लेके बैठना ही है। तो जो भी शॉर्ट नोट्स हैं आपको बनाते हुए चलना है अच्छे से, है ना। तो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, क्या बच्चों? एटॉमिक नंबर। क्योंकि मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर हेनरी मुशले के द्वारा बच्चों एटॉमिक नंबर के बारे में पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आ चुका है। तो जो भी हम लोग यहाँ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे वो बच्चों करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, है ना, रीऑकर्स ड्यू टू सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो जब पूछेंगे आपसे कि बच्चों सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज के पीछे का आंसर क्या है? तो उन एलिमेंट्स का, जो एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं, उन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? आपका सिमिलर होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब बच्चों क्या है? आउटर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, इट मीन्स उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? आपकी सिमिलर होंगी। यस। एट रेगुलर interval of atomic numbers in the periodic table, this repetition of properties is called periodicity। क्लियर है? तो बच्चों वापस से वही सेम एलिमेंट्स या वापस से उन सेम एलिमेंट, जो एलिमेंट्स हैं उनके जैसे ही दूसरे एलिमेंट्स मिलेंगे विद सेम इलेक्ट्रॉनिक आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन, तो डेफिनेटली बच्चों प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। तो इसी को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया? यस। नेक्स्ट बच्चों आता है एंड सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज।
तो बच्चों कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। तो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज व्हिच मेनली डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों आपको ध्यान रखना है कि पूरी की पूरी जो कहानी है वो किसके ऊपर चलने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर चलने वाली है। बोलो सबको बात समझ में आ रही है? यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कंप्लीट बच्चों प्रॉपर्टीज आपकी डिपेंड करेंगी। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें बच्चों सबसे पहले आता है बैलेंसी, है ना। बैलेंसी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों बैलेंसी क्या है? तो बैलेंसी एक तरीके से बोली जाए तो बच्चों एक तरीके से कोई भी एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, करेक्ट है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बच्चों प्रेजेंट हैं या जो आउटर सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर एटम अपने आउटर सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके द्वारा और आउटर सेल में वेकेंट जो ऑर्बिटल्स हैं उनके द्वारा बच्चों कितने मैक्सिमम बॉन्ड को बना सकता है ना। तो मैक्सिमम आपके ऐसे बोल सकते हैं डेफिनेशन में अपन कि मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, है ना, इज कॉल्ड बैलेंसी। तो किसी भी एटम की बैलेंसी बच्चों क्या हो सकती है वो डिपेंड करेगी वो कितने मैक्सिमम बॉन्ड को बना सकता है, उसी को बोलेंगे अपन बैलेंसी। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे आपको, उसको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बैलेंसी इज क्लियर, मैं थोड़ा आपको रिपीट करता हूँ, है ना। यस, सेकंड बच्चों आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, वापस से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बच्चों हम लोग जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट है। यस, तो बच्चों नाम से क्लियर है, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिवली काम करता हो। अब न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? एटम के सेंटर पे, और सेंटर में न्यूक्लियस में कौन कौन है? न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स के पास चार्ज 0 है, प्रोटॉन्स के पास चार्ज प्लस है, और बाहर घूम रहे हैं बच्चों अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर या कोई भी इनर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना इफेक्टिवली जो आपका प्रोटॉन्स हैं, कितना इफेक्टिवली जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज डिफाइन होगा उनके प्रोटॉन्स के चार्ज की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन्स बच्चों पहले से ही आपके न्यूट्रल हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो कोई भी न्यूक्लियस अपने द्वारा जो अट्रैक्शन फोर्स जनरेट करेगा किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिवली चार्ज हैं, तो कितना इफेक्टिवली उनको पकड़ के रखेगा, करेक्ट है। तो जेड इफेक्टिव का बच्चों फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था, जेड माइनस सिग्मा। जेड बच्चों क्या है? न्यूक्लियर चार्ज, और सिग्मा क्या है? आपका शील्डिंग इफेक्ट, है ना। तो जेड माइनस सिग्मा करेंगे जिससे हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट बच्चों आएगा स्कैनिंग इफेक्ट या आपका सिग्मा रिपल्सन फोर्स, है ना। रिपल्सन फोर्स क्लियर है सब लोगों को कि बच्चों किसी भी एटम के न्यूक्लियस के पास में, है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपके इनर सेल्स में आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो जैसे बच्चों मैं बोलूँ कि मेरे पास सपोज मान के चलो ये कि न्यूक्लियस हुआ, है ना, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बैठा है इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रिपल्सन यहाँ से भी एक्सपीरियंस होगा, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स बैठा है उसकी वजह से इस पे कोई रिपल्सन नहीं होगा, करेक्ट है। तो स्कैनिंग इफेक्ट बच्चों यही कहता है कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इनर सेल्स में बैठे इलेक्ट्रॉन्स कितने आपके रिपल्सन फोर्स को डिफाइन कर रहा है, कितना डिफाइन कर रहा है। तो इसी को बच्चों अपन क्या बोलते हैं? स्कैनिंग इफेक्ट। तो इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना रिपल्सन फोर्स लग रहा है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम चार्ज के, नेगेटिव चार्ज है। तो इसी को बच्चों अपन क्या बोलते हैं? स्कैनिंग इफेक्ट। नेक्स्ट बच्चों एटॉमिक रेडियस, यस, इसको हम लोग अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट बच्चों आयोनिक रेडियस, नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक नेचर, ऑक्सीडेशन एंड आपका रिडक्शन एबिलिटी। नेक्स्ट है एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स, है ना। फॉलो द जनरल ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिसिटी, दे आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। These properties are especially important in S and P block elements। तो S और P block elements के अंदर बच्चे बहुत ही इफेक्टिवली काम करते हैं, और इनके एक्सप्लेनेशन को हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। यस, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों आता है कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको बच्चों हम लोग पीरियोडिसिटी के अंदर नहीं डालते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में नहीं डालते हैं। जैसे बच्चों प्रॉपर्टीज लाइक स्पेसिफिक हीट, नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, कलर हो गया, डेंसिटी हो गया, है ना, आर नॉट कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो अगर क्वेश्चन अगर आता है कि गिवन ऑप्शंस में से
कौन सा आपका ऐसा प्रॉपर्टीज़ है जो बच्चों पेरियोडिसिटी के अंदर नहीं इंक्लूड होती है, तो आपको ध्यान रखना है स्पेसिफिक हीट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कलर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। दीज प्रॉपर्टीज आर नॉट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, ये इसका रीजन हो गया है। नेक्स्ट बच्चों, एलिमेंट्स कमिंग एट इंटरवल्स of 2,8,8, 18,18,32 will have similar properties and this है ना grouped in the particular group। अब ये आपको पता होगा बच्चों, ये जो लिखा है ये आपका मैजिक नंबर है ना। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चों जो मैजिक नंबर होता है ना, उस मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग ही हम किसी भी ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स को फिल करते हैं। जैसे मैंने कहा बच्चों, हमारे पास एस ब्लॉक हाइड्रोजन का जरा याद करो, फर्स्ट आपका 1 एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आएगा आपका, लिथियम आएगा, तो 1 + 2 कितना करेंगे, 3 करेंगे। लिथियम के बाद आपका सोडियम आएगा, है ना, तो फिर 8 का एडिशन करेंगे, तो 3 + 8 कितना 11 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से हम लोग करते चले जाते हैं। तो बच्चों इन नंबर्स का हम लोग जब एडिशन करते हैं तो लगातार किसी भी ग्रुप के अंदर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आप बता सकते हो, तो इसी नंबर के हिसाब से आपकी जो एलिमेंट्स हैं किसी भी ग्रुप में रखे गए हैं, ठीक है, अरेंज किए गए हैं। तो बच्चों एग्जांपल देखते हैं, एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब बच्चों ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो बच्चों हमारे एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के है ना। एस ब्लॉक के अंदर जो हम लोग स्टडी किए थे बच्चों, फर्स्ट ग्रुप है ना, एल्कली मेटल्स का ग्रुप है, उनके एलिमेंट्स आपके यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखे गए हैं। जिसमें बच्चों आप देखो तो मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ से आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम एंड आपका फ्रेंशियम, है ना। सबसे पहला एलिमेंट बच्चों हाइड्रोजन आया, एटॉमिक नंबर बच्चों बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 होगी। 1 में फिर अपन ध्यान देना यहाँ से किस तरीके से हम लोग। नेक्स्ट बच्चों क्या आया, 3। अब 3 कैसे आया बच्चों, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, बट आया कैसे, मैजिक नंबर की हेल्प से। तो मैजिक नंबर बच्चों हमारे ये लिखे हुए हैं, हम एडिशन करेंगे तो 1 + 2 किया तो 3 आ गया। 3 के साथ में बच्चों कितने का एडिशन होगा, यहाँ से 8 का एडिशन होगा, है ना, तो यहाँ से अपन 8 का एडिशन कर देते हैं, यहाँ से 11 हो जाएगा। पोटेशियम की तरफ बच जाते हैं, फिर से यहाँ से यहाँ पे आने के लिए हम 8 का एडिशन करेंगे तो 19 हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ से 19 से नीचे की तरफ आते हैं, अब यहाँ कितने का एडिशन करेंगे, तो देखो 18 का एडिशन करेंगे, प्लस हम लोगों ने यहाँ से 18 का एडिशन कर दिया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट बच्चों 37 के बाद फिर 18 का एडिशन करेंगे तो यहाँ से आपका कितना 55 हो जाएगा। और इसी तरीके से बच्चों फ्रेंशियम की तरफ आ जाएं तो हम लोग 32 का एडिशन करेंगे, ये मैजिक नंबर है ना, तो इसके हिसाब से यहाँ पे आपको मिल जाएगा 87। बोलो सबको बात समझ में आ गई। तो इस हिसाब से बच्चों हमें पता चल रहा है कि ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन से लेकर फ्रेंशियम तक, ये बच्चों एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं जिसका नाम है आपका एल्कली मेटल्स, जिसका नाम क्या है आपका एल्कली मेटल्स। तो इस तरीके से अपन ने बोला कि बच्चों अगर ये एटॉमिक नंबर दिख रहे हैं तो ये सभी के सभी एलिमेंट्स आपके सिमिलर प्रॉपर्टीज को होल्ड करेंगे। इसके पीछे का आंसर आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से बच्चों 4, then 12, then 20, 38, है ना, इस तरीके से। तो इन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सिमिलर। अच्छा बताओ बच्चों 4 एटॉमिक नंबर किसका होगा, यस किसका होगा, तो हमारे पास बच्चों पहला एलिमेंट कौन सा आता है, हाइड्रोजन, करेक्ट है, 1 हो गया। फिर कौन सा आएगा आपका हीलियम, कितना हो गया बताओ जरा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा, लिथियम, 3। फिर बच्चों कौन सा है, बेरिलियम, कितना 4। तो यहाँ से लेके बेरिलियम कहाँ से बिलोंग करता है, एस ब्लॉक के सेकंड ए ग्रुप से, इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो बच्चों बेरिलियम से बेटा मांगे कार, है ना, सेंट्रो, और बाप हो गया बच्चों राजी, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम सभी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों बेरिलियम का मेरे को 4 पता है, और बाकी बच्चों जो हमारे पास मैजिक नंबर्स हैं इनका एडिशन 8 से करते जाएंगे और कंप्लीट आंसर बच्चों आपको मिलेगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो बच्चों, 4 में 8 का एडिशन किया गया 12 आ गया, 12 के साथ में 8 का एडिशन किया 20 आया। नेक्स्ट बच्चों 18 का एडिशन किया गया। नेक्स्ट आएंगे बच्चों फिर कितने का, अगेन 18 का एडिशन किया गया। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे 32 का एडिशन किया गया। बोलो सबको बात समझ में आ गई है। तो इस हिसाब से जब बच्चों ये सारे के सारे जो एटॉमिक नंबर हैं एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सिमिलर। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होंगे, सिमिलर। नोट पे आते हैं बच्चों, 2 सक्सेसिव एलिमेंट्स इन ए ग्रुप जनरली डिफर बाई एटॉमिक नंबर
बच्चों ये मैजिक नंबर ही लिखा है ना, इसके बेस पे आपके यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बच्चों यहाँ से सबसे पहली जो प्रॉपर्टी अपनी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और पहली प्रॉपर्टी हमारी है एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। नाम से ही बच्चों क्लियर है, एटॉमिक साइज का मतलब एटम का साइज, एटॉमिक साइज का मतलब एटम का साइज। एटॉमिक रेडियस का मतलब बच्चों एवरीवन नोज कि भाई एटम अपना कैसा होता है, बोलो जरा, एटम कैसा बच्चों है? तो एटम होता है आपका स्फेरिकल शेप। कैसा होगा बच्चों? स्फेरिकल शेप का होगा। जब एटम हमारा स्फेरिकल शेप का होगा तो ये बच्चों कन्फर्म है कि उसमें रेडियस भी डिफाइन होगी। तो ये बच्चों हो गया अपना चलो स्फीयर। रेडियस के बारे में बात करें तो बच्चों सेंटर पे खड़े हो जाओ और यहाँ से लेके यहाँ तक चले जाओ, बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से यहाँ तक की जो बच्चों वैल्यू होगी, इसी वैल्यू को अपन क्या बोलेंगे भाई? रेडियस बोलेंगे। अगर हमारा ये बच्चों एटम हुआ तो डेफिनेटली बच्चों इस वैल्यू क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे हम लोग एटॉमिक रेडियस। बोलो सबको बात समझ में आ गई? अब पॉइंट ये आता है, क्या बच्चों एटम की रेडियस को हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं? यस और नो? मैंने कहा मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, मेरे पास नाइट्रोजन एटम है, मेरे पास ऑक्सीजन एटम है। प्रैक्टिकली बच्चों लगता है कि एटम मेरे पास है, लाइक क्रिकेट बॉल है ना, लाइक फुटबॉल, कुछ इस तरीके से, करेक्ट है? तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि बच्चों किसी भी मॉलिक्यूल से सिंगल एटम को आइसोलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। पहला पॉइंट तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है? तो हम लोग जो बात कर रहे हैं ऐसा नहीं कि निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं, ठीक है, बट हम लोग अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं अपने सिलेबस के हिसाब से, है ना, अपने सिलेबस के हिसाब से बच्चों अभी क्या ध्यान रखना है कि किसी भी सिंगल एटम को हम डायरेक्टली आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कर पाते तो हम किसी भी एटम को फटाफट से आइसोलेट करते किसी मॉलिक्यूल से और वहाँ बच्चों आराम से अपन मेजरमेंट कर लेते। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, है ना, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, उनकी हेल्प से हम आराम से उसके रेडियस को मेजर कर पाते। बट ऐसा पॉसिबल बच्चों नहीं है। तो हम लोग क्या ध्यान देंगे कि सिंगल एटम को आइसोलेट करना बहुत ही मुश्किल है, जिसकी वजह से हम डायरेक्टली एटम के रेडियस को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्या क्लियर हुआ सब लोगों को? यस। तो बच्चों सिंगल एटम जब हमारा आइसोलेट नहीं हो सकता है, सिंगल एटम को बच्चों अपन किसी मॉलिक्यूल से बाहर नहीं निकाल सकते, तो रेडियस को भी डायरेक्टली हम लोग बच्चों कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर इसके लिए क्या है? तो इसके लिए बच्चों एक ही तरीका है कि जब वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एटम प्रेजेंट होगा, अपने जैसे मॉलिक्यूल्स के अपने जैसे एटम के साथ में प्रेजेंट होगा तो बोलेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर किसी दूसरे डिफरेंट अपने से डिफरेंट एटम के साथ में प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे हाइड्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे बच्चों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, H सिंगल बॉन्ड H, और दूसरा मैंने कह दिया H के साथ में Cl आ गया, तो H2 को बोलेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और HCl को बोलेंगे अपन हाइड्रो एटॉमिक, हाइड्रो मतलब डिफरेंट, है ना, तो हाइड्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान देना, मुझे रेडियस बच्चों किसकी निकालनी है? हाइड्रोजन की। तो चलते हम लोग, इसलिए बच्चों ध्यान में रखना है कि कभी भी एटॉमिक रेडियस निकालनी हो किसी भी एटम की रेडियस, तो उसको हमेशा निकालते हैं कंबाइंड फॉर्म के अंदर। किसमें निकालते हैं? कंबाइंड स्टेट के अंदर। तो कंबाइंड स्टेट का मतलब है जब वो अपने जैसे एटम के साथ में जुड़ा हो या किसी दूसरे एटम के साथ में जुड़ा हो, उसको बोलते हैं कंबाइंड स्टेट, मॉलिक्यूलर स्टेट। तो जब वो उस फॉर्म में प्रेजेंट होगा तभी हम निकाल सकते हैं एटम की रेडियस को परफेक्टली और अच्छे से। यहाँ तक बात क्लियर? अच्छे से है, लिखते चलो, बढ़िया से नोट्स बनाते चलो, आपको बिल्कुल हेल्पफुल पूरी तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट बच्चों आते हैं कि अब यहाँ से मैंने बच्चों ये आप डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास बच्चों एक एटम है, ठीक है, ये आपको एटम है और इस एटम को स्फेरिकल शेप में बनाया गया है। यहाँ बच्चों सेंटर पर जब खड़े हो जाएंगे तो ये होगा बच्चों अपना न्यूक्लियस। क्या होगा? ये न्यूक्लियस। और यहाँ से लेके यहाँ तक की बच्चों जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, इस डिस्टेंस को अपन नहीं बोलेंगे, है ना। कैसे बोलेंगे वो जरा ध्यान से सुनना। यहाँ से भाई कोई एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होगा ना, यस और नो? यस, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हम एटम की रेडियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की रेडियस की बात थोड़ी नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक तो अपना ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस ही है ना, यहाँ से यहाँ तक तो अपना न्यूक्लियस है। एटम के अंदर बच्चों क्या होते हैं? आपके सेल्स होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों n=1, ये हो गया n=2, ये हो गया n=3। तो इस तरीके से पूरा राउंड बच्चों, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट, पूरा राउंड आपका है सेकंड ऑर्बिट,
पूरा राउंड आपका थर्ड ऑर्बिट, ऐसे फोर्थ फिफ्थ। अरे बात समझ में आ रही है? यस। तो बच्चों हम लोग यहाँ से चालू करेंगे, है ना, और यहाँ से लेके बाहर तक जाएंगे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ बैठा हो, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन तो बच्चों हर एक ऑर्बिट में मिलेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ भी प्रेजेंट होंगे। तो बच्चों यहाँ से लेके और आउटर इलेक्ट्रॉन्स तक, अपन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तक चले जाएंगे, है ना, तो वहां तक की डिस्टेंस को बच्चों अपन क्या बोलेंगे? यहाँ से एटॉमिक रेडियस। डेफिनेशन देख लो आप, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, इसको अच्छे से आपको लिखना है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, है ना, दिस इज सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। तो इसी को बच्चों अपन क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। तो कहां से? न्यूक्लियस से लेके और आउटर मोस्ट तक इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक चले जाओ, तो इतने बीच की जो दूरी रहेगी, जो डिस्टेंस रहेगी, इसी डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे बच्चों? एटम की रेडियस। बोलो, सबको बात समझ में आ गई? तो ये तो बच्चों अपना बेसिक एक्सप्लेनेशन हुआ, समझना हुआ। अब चलते हैं इसको अपन और थोड़ा सा अच्छे समझने के लिए। तो नेक्स्ट बच्चों आता है कि रेडियस को हम लोग कितने पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ले सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, लिखा है अपन ने नेचर ऑफ बॉन्ड, है ना, नेचर ऑफ बॉन्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बोला भी था कि जो एटम होगा या तो अपने जैसे एटम से कनेक्ट होगा, या वो एटम किसी दूसरे एटम से कनेक्ट होगा, डिफरेंट टाइप के एटम से। तो कंबाइंड है कि नहीं? जब कंबाइंड है तो बच्चों किसी न किसी बॉन्ड की हेल्प से प्रेजेंट होगा। अब वहां पे बच्चों डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स आपको मिलेंगे, इसलिए नेचर ऑफ बॉन्ड के बेस पे जो बच्चों क्लासिफिकेशन है वो कितना है? 4 कैटेगरीज है। कौन कौन सी है? पहली आती है आपकी कोवैलेंट रेडियस, सेकंड आती है आपकी मेटालिक रेडियस, थर्ड आती है वंडरबॉल रेडियस, और नेक्स्ट आती है आपकी आयोनिक रेडियस। टोटल मिला के बच्चों यहाँ पे कितनी है आपकी? टोटल मिला के यहाँ पे आपको 4 टाइप की रेडियस पढ़ने को मिलेंगी, 4 टाइप्स ऑफ रेडियस। और ये सभी के सभी जो बच्चों रेडियस के क्लासिफिकेशंस हैं, ये क्लासिफिकेशन किस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है? क्या इनका बेस है? तो उसका आंसर है नेचर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, यस। नोट पे आते हैं, द बॉन्डेड एटम्स आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस बिकॉज आइसोलेटेड एटम्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, इस बात को ध्यान रखना है। आइसोलेटेड बच्चों एटम हम एक्सलेट नहीं कर सकते हैं, बाहर नहीं निकाल सकते हैं, आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चों हम लोग कहाँ जाएंगे? बॉन्डेड एटम्स की तरफ जाएंगे और वहां से निकालेंगे हम लोग एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट तो बच्चों आते हैं, सबसे पहला पॉइंट अपना वही आने वाला है क्लासिफिकेशंस में, कोवैलेंट रेडियस। तो कोवैलेंट रेडियस को बच्चों हम लोग किस तरीके से स्टडी करेंगे? नाम से समझ में आ रहा होगा, कोवैलेंट साथ में रेडियस। तो बच्चों कोई भी एटम जो कोवैलेंटली या कोवैलेंट बॉन्ड की हेल्प से किसी दूसरे एटम के साथ में या अपने ही जैसे एटम के साथ में कनेक्ट होगा, अपने जैसे ही भाई के साथ कनेक्ट होगा या किसी दूसरे जैसे भाई के साथ कनेक्ट होगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो वहाँ बच्चों ध्यान रखना कि जो एटम की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जो बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो कोवैलेंट बॉन्ड की हेल्प से होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो वहाँ जो बच्चों रेडियस डिफाइन होगी एटम की, उससे बोलेंगे अपन कोवैलेंट रेडियस। क्लियर है? यस। अब बच्चों आते हैं अपन पॉइंट पे कि इट इज यूज्ड फॉर दोज एटम्स which are bonded by covalent bond, है ना, इसको आपको स्टार करके रखना है अच्छे से, है ना। तो किससे बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड से आपका कनेक्ट रहेंगे, उनके ऊपर हम लोग एटॉमिक कोवैलेंट रेडियस को अप्लाई करेंगे, निकालेंगे। इट इज यूज्ड फॉर नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, इसको बच्चों स्टार करके रखो अच्छे से, है ना, लगा दो यहाँ पे MI स्टार। MI स्टार समझ में आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो MI स्टार बच्चों ये कहता है कि बच्चों कोवैलेंट रेडियस किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगी? तो नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि बच्चों अक्सर कर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके कोवैलेंट बॉन्ड आसानी से बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके, एंड मेटलॉइड्स भी बच्चों क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए पॉपुलर होते हैं, आराम से बनाते हैं। अब आते हैं थर्ड पे, तो हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना, याद रखना, हाफ मतलब होता है बच्चों आधा, है ना, 1/2। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को आधा कर दो, है ना, between the center of two nuclei of two similar non-metals or metalloids atom bonded by single covalent bond. Be clear बच्चों, single covalent bond, बॉन्ड कैसा होना चाहिए? टू एटम्स के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए। अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो डेफिनेटली बच्चों वहां से हम निकाल सकते हैं कोवैलेंट रेडियस को। किसे निकाल सकते हैं? कोवैलेंट रेडियस को। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ दूं इधर कि जैसे बच्चों मान के चलो मेरे पास ऑप्शंस हैं, मैंने पूछा आपसे कि कोवैलेंट रेडियस हम लोग किस गिवन ऑप्शन से किस मॉलिक्यूल से बच्चों आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा बच्चों मेरे पास प्रेजेंट है यहाँ से C2H6,
C2H6 का इथेन है। रिप्रेजेंटेशन बच्चों क्या है, तो यहाँ से आपके 2 कार्बन्स हो गए। कितने बच्चों हाइड्रोजन है ना, 1 2 3 है ना, 4 5 एंड 6। मैंने पूछा बच्चों की कोवलेंट रेडियस निकालनी है कार्बन की, पहला ऑप्शन ये हो गया। सेकेंड ऑप्शन बच्चों मैंने कहा यहाँ से आपका कार्बन डबल बॉन्ड, मैंने कहा यहाँ से दिस इज द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और बाकी यहाँ से लगा दिया हम लोगों ने हाइड्रोजन, है ना। अब यहाँ पूछा है कि एल्कीन के अंदर बचाओ, है ना, क्या निकाल सकते हैं हम लोग कोवलेंट रेडियस। इसी तरीके से बच्चों थर्ड ऑप्शन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, है ना, क्या यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। या फिर बच्चों एक ऑप्शन और लेते हैं, लिख दिया हम लोगों ने बेंजीन। अब बेंजीन के अंदर बच्चों अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं कार्बन के साथ में, बाकी बच्चों 6 कार्बन होते हैं और 6 आपके हाइड्रोजन होते हैं। तो इन चारों मॉलिक्यूल्स में से किस मॉलिक्यूल से आप आसानी से कोवलेंट रेडियस कार्बन की फाइंड आउट कर सकते हो, तो बच्चों आप सोच समझ के बताना। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, तभी बच्चों हम निकाल सकते हैं क्या, कोवलेंट एटॉमिक रेडियस। बोलो बात सबको समझ में आ रही है। तो यहाँ बच्चों कार्बन कार्बन सिंगल से अटैच है, यस आंसर इज करेक्ट। यहाँ डबल बॉन्ड से है, आंसर रॉन्ग। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से है, आंसर रॉन्ग। यहाँ बच्चों रेजोनेंस होगा तो यहाँ मिलेगा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, तो ये भी रॉन्ग। इसका मतलब सही आंसर कौन सा होगा आपका, इथेन इज द करेक्ट आंसर, जिससे हम निकाल सकते हैं कार्बन एटम की कोवलेंट रेडियस। क्लियर हो गया, ओके। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे। बस इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना, आपको नोट करके रखना है कि नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, इनके ऊपर ही हमको अप्लाई करना है बच्चों कोवलेंट रेडियस को। समझ में आ गया। अब आते हैं बच्चों यहाँ से हम लोग इस पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यस, तो बच्चों यहाँ से जरा ध्यान देना कि कोवलेंट रेडियस को हम लोग एक किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एटम्स। तो बच्चों यहाँ से हमने 2 एटम्स लिए हैं। ये एटम सपोज मान लेते हैं बच्चों एटम ए है, ये एटम अपना बी है, करेक्ट है। अभी हमने कहा कि मेरे पास ये एटम्स बच्चों सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि बच्चों ए एटम है, यहाँ से बी एटम है, और दोनों एटम्स से आपके कनेक्ट किससे हैं, कोवलेंट बॉन्ड से हैं। और जब बच्चों कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो दोनों एटम्स बच्चों कुछ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो ठीक है सर, तो एक देखो बच्चों आपको इस तरीके, देखो यहाँ पे इसके डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो यहाँ बच्चों इधर से पार्ट, यहाँ से आपका ये पार्ट, तो दोनों में से कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन तो शेयर्ड हो रही है ना दोनों साइड में। इसका इतना हिस्सा इधर शेयर्ड हो रहा है, इसका इतना हिस्सा आपका शेयर्ड हो रहा है। इसका मतलब बच्चों यहाँ से कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ से कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। बोलो सबको बात समझ में आ रही। जब बच्चों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है 2 एटम्स के द्वारा, तो वहां से बनता है अपना कोवलेंट बॉन्ड। इज इट क्लियर, ओके। तो बच्चों यहाँ से अब ध्यान देना, तो मैंने डेफिनेशन के अंदर बच्चों बोला था कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, 2 आपके एटम्स हैं आपस में कनेक्ट हैं कोवलेंट बॉन्ड से। तो बच्चों यहाँ से लेके इसके न्यूक्लियस से लेके और इसके न्यूक्लियस तक चले आओ, है ना। ध्यान देंगे सब लोग इधर, कहाँ से बच्चों, इसके न्यूक्लियस से स्टार्ट हो गए इसके न्यूक्लियस तक चले आओ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी। बोलो सबको बात समझ में आ रही है। दिस इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना, दिस इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर बच्चों एटम अपना ये भी ए हुआ, ये भी अगर ए हुआ, तो हम बोलेंगे कि दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड आर ए सिंगल बॉन्ड ए। मतलब जो 2 एटम आपस में कनेक्ट हैं सिंगल बॉन्ड से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दिस इज नॉट आर, डी बच्चों बोलेंगे ना, डी बोल देते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। किस किस नाम से बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। क्या क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, है ना, 2 एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की दूरी। अभी इसी को बच्चों आधा कर देंगे अपन बीचों बीच से, तो एक लाइन ड्रॉ कर दी देखो बीचों बीच से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, इधर से लेके इधर तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसी को बच्चों बोलते हैं अपन कोवलेंट रेडियस। बोलो बात समझ में आ गई। तो दिस इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस। अब देखो, तो बच्चों ये बात क्लियर है कि हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो आपको दिख रही है, उस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। और जैसे हम लोग हाफ करेंगे, तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को ही अपन क्या बोलेंगे, कोवलेंट रेडियस। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर आप यहाँ से लेके यहाँ तक तो गए हो, ठीक है ना, लेकिन सर ये तो आपने डिस्टेंस छोड़ी दी, और ये डिस्टेंस एक्चुअली में इसी एटम की तो थी। तो इसका मतलब बच्चों हम बात को समझ जाना कि ये जो डिस्टेंस छूट चुकी है ना, तो इसलिए बच्चों कहते हैं
कि कोवलेंट बॉन्ड से अटैच जो भी एटम्स होते हैं वहां से एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस निकल के नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों एक्चुअली वैल्यू कम हो चुकी है, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू तो यहाँ से यहाँ तक पूरी होनी चाहिए थी ना, लेकिन इतना पार्ट बच्चों यहाँ से कट हो चुका है, इतना पार्ट यहाँ से इंक्लूड आपका नहीं किया गया है, तो है ना, तो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग भी तो इतना पार्ट यहाँ से आपका इंक्लूड नहीं किया गया है, तो ओरिजिनल बच्चों रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक पूरी होनी चाहिए थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, बट इतना पार्ट कट हो चुका है, तो बच्चों रेडियस में सिर्फ क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक ही काउंट किया गया है। बोलो बात समझ में आ गई? तो एग्जैक्ट इसकी जो एक्चुअल रियल रेडियस होगी एटम की, उससे कम रेडियस बच्चों निकल के आती है कोवलेंट रेडियस। यस, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से बच्चों पता करते हैं। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हम इसके लेके मेजर करेंगे नहीं, क्योंकि एटम तो आपको दिखता ही नहीं है, तो कैसे करोगे? तो इसके लिए बच्चों अपनी टेक्निक्स हैं जिसको बच्चों बोलते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड्स। ठीक है, तो इन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसको बच्चों मेजर किया जाता है। इसलिए बच्चों आएगा नेक्स्ट पॉइंट कि इट इज नॉट एन एक्चुअल रेडियस, क्योंकि बच्चों यहाँ वैल्यू जो है एक्चुअल रेडियस की वैल्यू तो बच्चों ज्यादा है और जो कोवलेंट रेडियस बच्चों कम निकल के आ रहा है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। कोवलेंट रेडियस में ये रिजल्ट आपका यहाँ से बनता है। तो कोवलेंट रेडियस बच्चों क्या बन गया, क्वेश्चन में बच्चों गिवन होगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, या क्वेश्चन में बच्चों गिवन होगा बॉन्ड लेंथ, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, उसको हाफ कर देंगे, तो वहां से मिलेगी मेरे को कोवलेंट रेडियस। यस, क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छे से नोट डाउन करते चलो। नेक्स्ट बच्चों आते हैं केस ऑफ कोवलेंट रेडियस। अब कोवलेंट कुछ केसेस हैं बच्चों। पहला केस यहाँ पे आएगा कि कोवलेंट रेडियस इन सिंगल कोवलेंट या सिंगल बॉन्डेड होमो एटॉमिक या होमो न्यूक्लियर एटम्स। तो होमो न्यूक्लियर एटम्स के साथ में इसका मतलब बच्चों बड़ा क्लियर सा है कि होमो न्यूक्लियर एटम्स का मतलब हो गया, होमो का मतलब बच्चों सिमिलर या सेम, है ना, और न्यूक्लियर एटम्स का मतलब बच्चों एटम्स ही है। तो जो दो एटम्स हैं बच्चों वो सिमिलर हैं, वो आपस में कनेक्ट हैं कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से, तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसका एटॉमिक रेडियस? बहुत सिंपल सा है। तो बच्चों मेरे पास देखो ये एटम ए हो गया, ये एटम बी हो गया, अरे ठीक है ना, दोनों एटम्स बच्चों मान लेते हैं कि आपके सिमिलर ही हैं, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं, इसको बी नहीं इसको अपन ए ही मान लेते हैं। दोनों एटम बच्चों सिमिलर टाइप के हैं, तो पता है कि बच्चों इसका न्यूक्लियस इधर, इसका न्यूक्लियस इधर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस ऑफ ए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस ऑफ बी। अब इन दोनों को बच्चों हम लोगों ने आपस में लेके आए, इसको इधर से लेके आए, इसको इधर से लेके आपस में कंबाइन कराया। जैसे मैंने कंबाइन कराया तो बच्चों यहाँ से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जब होगा तो होने के बाद बच्चों यहाँ से 100% ओवरलैपिंग मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? ओवरलैपिंग ऑफ एटम्स आपको देखने को मिलने वाली है। तो ओवरलैपिंग बच्चों जैसे एटम्स के बीच में होगी तो यहाँ पे बच्चों बन जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। अब ये दोनों के दोनों एटम बच्चों किससे कनेक्ट हो चुके हैं? कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से कनेक्ट हो चुके हैं, सिंगल बॉन्ड से। अब कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से बच्चों कनेक्ट हो चुके हैं तो मतलब यहाँ से ये न्यूक्लियस दोनों के बीच की डिस्टेंस बच्चों ये आपको मिलेगी, इसको बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इसी को बच्चों बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है ना। अभी इसको बच्चों अपन आधा कर देते हैं, तो बीचों बीच से इस तरीके से इसको अपन हाफ कट कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, इन डिस्टेंस को बच्चों अपन क्या बोलेंगे? कोवलेंट रेडियस ऑफ द एटम ए एंड बी। अगर सेम टाइप के एटम्स हैं तो ओके, तो आंसर आपका सिमिलर आएगा। डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे तो हम लोग उसकी तरफ फिर चलेंगे। हम लोग एक करके बात कर रहे हैं सेम टाइप के एटम्स के ऊपर, इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ रही थी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आ रही थी, तो लिखा अपन ने बच्चों यहाँ से ये क्या है? ये बॉन्ड लेंथ है। ये फॉर्मूला बनता है यहाँ से, दिस इज द बॉन्ड लेंथ या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज इक्वल टू फर्स्ट एटम का रेडियस, सेकेंड एटम का रेडियस, है ना, दोनों सिमिलर थे। तो RA प्लस RA मिला के हो गया 2RA, समझ में आ गया। और बाकी बच्चों इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, तो रेडियस बच्चों निकालेंगे तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ डिवाइड बाई 2 कर देंगे। बोलो सबको बात समझ में आ गई? इस हिसाब से बच्चों बन जाएगा हमारा ये फॉर्मूला। यस, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब बच्चों हमारे पास कोवलेंट रेडियस निकालने का दूसरा केस है जहाँ पे हाइड्रोन्यूक्लियर एटम्स, हाइड्रो का मतलब क्या है? डिफरेंट, जहाँ पे हमारे डिफरेंट बच्चों एटम्स आपस में कनेक्ट होंगे, है ना, तो उनके साथ में हम लोग कैसे निकालेंगे कोवलेंट रेडियस? तो मेरे पास बच्चों एक एटम ए हो चुका है, ये एटम आपका बी हो चुका है, दोनों डिफरेंट एटम्स हम ले लेते हैं। जब दोनों ही एटम बच्चों हमारे डिफरेंट होंगे तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे इसका कैलकुलेशन? ध्यान दो बच्चों, तो ये एटम ए था, तो बच्चों न्यूक्लियस से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ एटम ए।
ये बच्चों बी एटम था, तो इसको बोलेंगे अपन यहाँ से रेडियस ऑफ एटम बी बोल देंगे। बोलो बात समझ में आ गई, दोनों के रेडियस क्लियर हो गई। अब बच्चों दोनों को हम नजदीक लेके आए, अब ये दोनों को दोनों एटम्स आपस में, जो बच्चों डिफरेंट एटम्स हैं आपस में कनेक्ट हो गए बच्चों, किससे? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गए। अब जैसे बच्चों सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हुए, ए एटम है ये बी एटम है, तो सिंगल बॉन्ड से बच्चों कनेक्ट हो गए, इसको बोलेंगे बॉन्ड लेंथ, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अभी इसी डिस्टेंस को बच्चों अपन बीचों बीच से कट कर दें तो यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो बच्चों यहाँ से ये रेडियस हो जाएगी आपकी एटम ए को लेके, ये रेडियस हो जाएगी एटम बी को लेके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इधर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये। बोलो सबको बात समझ में आ गई? तो बच्चों यहाँ से हम जब रेडियस के बारे में लिखेंगे तो बॉन्ड लेंथ इक्वल टू बच्चों क्या बनेगा, है ना, दिस इज द बॉन्ड लेंथ और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। भाई दोनों ही एटम डिफरेंट थे ना बच्चों, तो अब ऐसा थोड़ी नहीं कर सकते कि पहले वाले फॉर्म में क्या था अपना कि दोनों की रेडियस सिमिलर थी, एटम ही सिमिलर थे, तो मैंने यहाँ पे दोनों का एडिशन करा के लिख दिया था 2 इंटू आर ए। बट बच्चों यहाँ पे एडिशन मत कर देना है, क्योंकि दोनों एटम्स क्या है आपके डिफरेंट हैं, तो बस यहीं पे इसको रोक देना। बोलो सबको बात समझ में आ गई? बच्चों अब ध्यान देना, सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे गलत। तो हमें क्वेश्चंस को सही करना है, आंसर सही निकालना है, तो सावधानी मुझे रखनी पड़ेगी। तो क्या है बच्चों सावधानी हमारे पास? यस, तो केस नंबर 2 है ना, हम कब अप्लाई करेंगे? सारे बच्चों का ध्यान यहीं पे आएगा कि सर क्वेश्चन मार्क दिमाग में मेरे आ रहा है कि इस पॉइंट को, इस रूल्स को, केस 2 को अप्लाई हम कब करेंगे? तो कब करें का आंसर आपको मिलेगा कि बच्चों जब इलेक्ट्रोनेगेटिव का, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इग्नोर किया जाए, ठीक है ना। जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्योंकि एटम डिफरेंट होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कुछ ना कुछ तो होगा, तो अट्रैक्शन फोर्स भी जनरेट होगा, पोलैरिटी भी जनरेट होगी। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को इग्नोर करके जब बच्चों रेडियस पूछी जाए तो डेफिनेटली बच्चों किसको लगा देना है? सेकंड केस को लगा देना है। बोलो क्लियर? यस, चलते हैं नेक्स्ट। केस नंबर 3 बच्चों ये बोलता है कि जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को इग्नोर नहीं करेंगे तो फिर सॉल्यूशन बच्चों कैसे किया जाएगा? तो ध्यान देंगे हम लोग इधर कि बच्चों दो एटम्स कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्ट हैं, 2 एटम्स बच्चों कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्ट हैं, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को इग्नोर नहीं किया गया है। तो उस केस में बच्चों एक फॉर्मूला आता है आपका स्टीवेंसन एंड शोमेकर फॉर्मूला। तो बच्चों वो होता है आपका यहाँ से DAB का मतलब बच्चों वही अपनी बॉन्ड लेंथ है, वही इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, वही इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। तो दिस इज इक्वल टू RA प्लस RB। RA बच्चों क्या है? रेडियस ऑफ एटम A है, RB क्या है? रेडियस ऑफ एटम B है। माइनस में बच्चों लिखा है 0.09, यहाँ से x से माइनस XB। x से बच्चों आपको क्वेश्चन में गिवन हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम A, XB है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम B। तो ये सारी की सारी वैल्यूज बच्चों क्वेश्चंस में गिवन होती है और इन वैल्यूज के बेस पे हम पूरी कैलकुलेशन को कर देंगे। अच्छा, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको और दे दूं कि बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज में कभी आपको कंफ्यूजन हो तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों मेरे पास इंपॉर्टेंट एलिमेंट ही लेना है, हाइड्रोजन हो गया, आगे चलते हैं तो किसी को नहीं लेना है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ से लिथियम हो गया, है ना, इधर आपका बेरिलियम हो गया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नीचे बच्चों क्लोरीन, है ना, इधर आते हैं सोडियम मिलेगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो इन कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अच्छे से आपको दिमाग में रखना है, जैसे मैं ट्रिक से आपको बोलूंगा। बच्चों हाइड्रोजन की वैल्यू सबसे पहला बच्चों आया एटम हाइड्रोजन, इसकी वैल्यू बच्चों होती है 2.1, है ना, इसको दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, बस इसको तो याद रख ही सकते हो ना, हाइड्रोजन का 2.1। अब बच्चों सबसे पहला मेटल कौन सा आया? इधर से चलने पे, है लेफ्ट साइड से चलने पे, तो लेफ्ट साइड से चलने पे बच्चों सबसे पहला मेटल कौन सा आया? लिथियम। पहला मेटल आया, तो ये ट्रिक है, तो इसके हिसाब से बच्चों इसका आंसर कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेरिलियम का बच्चों अब सभी में क्या करेंगे? अब चलते चलते बच्चों हम लोग 0.5 को ऐड करते जाएंगे, तो इसका आंसर कितना? 1.5। इसका आंसर कितना? 2.0। इसका आंसर कितना? 2.5। इसका आंसर कितना? 3.0। इसका आंसर बच्चों कितना? 3.5।
इसका आंसर कितना 4.0। बोलो सबको बात समझ में आ गई। तो बच्चों लिथियम से लेके फ्लोरीन तक जाते जाते हमने हर एक पॉइंट पे है ना 0.5 का एडिशन अपन करते चले गए, जिसके बेस पे बहुत ही आसानी से हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज पता हो गई। अब बच्चों आते हैं नीचे वालों को कैसे निकाला जाए। तो बच्चों फ्लोरीन से हम एक पॉइंट नीचे आए, एक सीढ़ी नीचे पहुंचे ना, एक कदम नीचे पहुंचे, तो इसमें से -1 कर दो 4 में से, तो इसकी वैल्यू बच्चों कितना 3.0। नेक्स्ट बच्चों इसकी वैल्यू कितनी, तो यहां से यहां पे आने पे बच्चों कितना कम करना है 0.6 कम कर देना है। तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, इसका हो जाएगा आपका 2. यस, इसका आंसर हो जाएगा आपका यहां से 2.6। फिर बच्चों लगातार इसके बाद बस यहाँ पे ध्यान देना है ना, सॉरी ये आपका 2.6 नहीं 2.4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 0.6 हम लोगों ने कम किया है ना। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आते आते सोडियम तक आते आते बच्चों हम लोग -0.3 कम करते चले जाएंगे। तो बोलो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 2.1, क्योंकि 2.4 से कम किया ना 0.3। यहाँ कितना आ जाएगा 1.8, यहाँ कितना आ जाएगा 1.5, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 1.2, यहाँ कितना आ जाएगा 0.9। क्या सबको बात समझ में आ गई बढ़िया से। तो यस स्टूडेंट, तो ये सभी के सभी एलिमेंट्स की हम आसानी से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अच्छे से याद कर सकते हैं। बोलो सबको बात समझ में आ गई। तो बहुत ही इजी ट्रिक है, आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके बेस पे ये फॉर्मूला बच्चों आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। नहीं तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्वेश्चंस में गिवन होती है, नहीं गिवन होगी तो ये ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों अभी क्वेश्चन कर लिया जाए फटाफट से, है ना। कोवलेंट बॉन्ड लेंथ ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स बच्चों बोला है, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का मतलब बच्चों क्या है Cl2। Cl2 बच्चों किससे कनेक्ट है, दोनों एटम्स बच्चों सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बच्चों डिफरेंस कितना है इधर 0, क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की बच्चों कितनी आने वाली है 3.0। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों इक्वल हो जाएगी तो डेल्टा En बच्चों यहाँ पे डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब बच्चों ये मॉलिक्यूल्स कैसा हो गया आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, कैसा होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसमें बच्चों आपको मिलेगा प्योर 100% कोवलेंट बॉन्ड, है ना। इसमें आपको कोवलेंट बॉन्ड ही देखने को मिलेगा, वो भी सिंगल बॉन्ड मिलेगा। यस, यू कैन इजीली फाइंड आउट एटॉमिक रेडियस। ये बन चुका है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो अब बच्चों क्या है, मैंने आपको बताया था कि एक Cl इधर एक Cl इधर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये, इसको आधा कर देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी। यहाँ बच्चों बोला है कि कोवलेंट बॉन्ड लेंथ है बच्चों 1.98। तो जरा दिमाग लगाओ, मैंने बताया था फॉर्मूला भी कैसे बच्चों लिखेंगे। तो ये क्लोरीन एटम, इधर से ये क्लोरीन एटम, अरे है कि नहीं। तो बच्चों यहाँ से बॉन्ड लेंथ लिखते हैं अपन, तो बॉन्ड लेंथ बच्चों होगा Cl सिंगल बॉन्ड Cl इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट क्लोरीन प्लस रेडियस ऑफ सेकंड क्लोरीन एटम। तो बच्चों दोनों को जोड़ के हो गया आपका रेडियस ऑफ 2 क्लोरीन एटम। बोलो सबको बात समझ में आ गई, रेडियस ऑफ 2 क्लोरीन एटम हो गया। यहाँ से डिस्टेंस बच्चों कितना है बॉन्ड लेंथ 1.98 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। तो यहाँ से रेडियस ऑफ क्लोरीन इक्वल टू कितना होगा 1.98 डिवाइड बाई कितना बच्चों 2 कर देंगे, और 2 से जैसे से कैंसिल करेंगे तो बच्चों यहाँ से कितना आंसर मिलेगा आपको 0.99 एंगस्ट्रॉम। बोलो बात समझ में आ गई, 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो कौन सा आंसर है अपना फोर्थ आंसर, इस तरीके से करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है द कोवलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज 0.37 एंगस्ट्रॉम, देन बॉन्ड लेंथ आपसे पूछा गया अभी। तो ये भी बच्चों फिर वही केस बन गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से बच्चों मतलब H2 हो गया। H2 के पास बच्चों दोनों एटम है, एटम कनेक्ट किसकी हेल्प से, कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। फिर बच्चों वही पॉइंट है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपको यहाँ पे क्वेश्चन में निकालनी है, रेडियस आपको गिवन है। दोनों एटम बच्चों कैसे अपने हैं सिमिलर एटम्स हैं। तो लगा दो फिर से वही फॉर्मूला क्या कि बच्चों ये हो जाएगा आपका बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। रेडियस बच्चों क्वेश्चन में गिवन है ना, रेडियस गिवन है ऑलरेडी। तो यहाँ से रखेंगे 2 इंटू कितना 0.37 एंगस्ट्रॉम, मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 कितना 4 हो जाएगा 14, और 2 इंटू 3 करेंगे 6 प्लस 1 आपका 7 हो जाएगा। तो बच्चों 2 पॉइंट पर डेसिमल तो 0.74 एंगस्ट्रॉम। सबको समझ में आ गया होगा। तो 0.74 एंगस्ट्रॉम कौन सा आंसर है बच्चों, सेकंड आंसर है, बाकी आंसर सब रॉन्ग हो जाएंगे। यस, नेक्स्ट बातें हैं। नेक्स्ट बच्चों अब कोवलेंट रेडियस, आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब आते हैं बच्चों अपन सेकेंड पॉइंट मेटेलिक रेडियस।
तो बच्चों मेटल रेडियस हमारी क्या है? तो मेटल रेडियस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बच्चों आते हैं मेटल्स की तरफ। तो मेटल्स की जो एटम्स हैं, है ना, मेरे पास जितने भी मेटल्स हैं, है ना, तो उन सभी मेटल्स के एटम का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि बच्चों मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो कनेक्ट तो होते हैं बच्चों मेटेलिक बॉन्ड से, और मेटेलिक बॉन्ड बच्चों जब बनता है तो मेटेलिक बॉन्ड में कभी भी ओवरलैपिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये बोलो, बात समझ में आ रही है? मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम बच्चों दूसरे एटम को टच कर रहा होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको, है ना, आपको बाकी क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो बच्चों कैसा है कि मेटेलिक रेडियस के अंदर कोई भी एक एटम होता है दूसरे एटम को इस तरीके से कि एक एटम मेरे पास ये प्रेजेंट है ना, लेटेस्ट है हमारे पास बच्चों आयरन की सपोज, और दूसरा एटम भी उसमें आया, तो इस तरीके से तो एक एटम क्या करता है दूसरे एटम की बाउंड्री को टच करता है। बोलो, बात समझ में आ रही है? फर्स्ट एटम क्या करेगा, दूसरे एटम की बाउंड्री को सिर्फ टच करेगा, सर्कमफ्रेंस को टच करेगा। ऐसा नहीं कि बच्चों कोवलेंट में क्या थी, ओवरलैपिंग थी, तो यहाँ ओवरलैपिंग नहीं होने वाली है, सिर्फ बच्चों टच करेगा, तो यहाँ से बनेगा हमारा मेटेलिक लैटिस। तो ध्यान देना बच्चों, ये मेरे पास मेटेलिक लैटिस है, इसमें कितने सारे एटम्स आपको दिख रहे हैं, देखो ये जितने भी स्मॉल दिख रहे हैं एवं करके, ये सारे के सारे इसमें आपके मेटल्स के बच्चों एटम्स प्रेजेंट हैं। और जो मेटल्स के एटम्स आपके प्रेजेंट हैं, इन एटम्स में एक बात बच्चों कॉमन आपको दिख रही होगी कि कोई भी एटम एक दूसरे एटम की जो आपका सरकमफ्रेंस है उसे ओवरलैपिंग नहीं करे, सिर्फ टच कर रहे हैं। बोलो, सबको बात समझ में आ रही है? ये सिर्फ टचिंग कंडीशन है ना, ये टच कर रहे हैं सिर्फ, तो यहां से बनेगा हमारा मेटेलिक बॉन्ड। अब बच्चों पॉइंट आता है कि यहाँ पे हम लोग जो रेडियस है वो किस तरीके से करते हैं फाइंड आउट, तो ज़्यादा ध्यान देते हैं हम लोग। तो एक्चुअली बच्चों क्या है कि यहाँ से हम लोग तो इसको अपन एक वापस से यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं कि ये बच्चों क्या है इस तरीके से कि एक एटम हमारे पास मेटल का ये प्रेजेंट है, दूसरा एटम मेरे पास मेटल का ये प्रेजेंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हमें देखना है। तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड इंटर, हम अगेन बच्चों वही बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, है ना, दिस इज कॉल्ड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, और इसको बच्चों अपन बराबर से आधा कर देंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ से की डिस्टेंस, तो ये बच्चों रेडियस ऑफ फर्स्ट मेटल हो जाएगा एटम, ये रेडियस ऑफ सेकेंड मेटल एटम हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ओवरलैपिंग नहीं करानी, यहाँ पे क्या है सिर्फ टचिंग कंडीशन आपको देनी होती है। ठीक है, तो टचिंग कंडीशन के हिसाब से हम लोग करते हैं डिसाइड। बोलो, बात समझ में आ गई है? तो इस डायग्राम को आप नीचे से यहाँ से अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। क्लियर हो गया है? ओके, अब यहाँ से आता है कि बच्चों क्वेश्चन एक आया है, क्या मेटेलिक रेडियस अपनी एक्चुअल रेडियस होती है? तो आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे एटम ने एक दूसरे को ओवरलैप किया ही नहीं है, सिर्फ टच किया है, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक होगी। तो इसलिए बच्चों बोलना है कि मेटेलिक रेडियस जो होती है वो आपकी रियल रेडियस होती है, वो आपकी एक्चुअल रेडियस होती है। बोलो, यहाँ तक क्लियर हो चुका है? तो बच्चों हम लोग को यहाँ पे रीड करते हैं पॉइंट कि इट इज एन एक्चुअल रेडियस, और एक्चुअल रेडियस इज इक्वल टू बच्चों होगा मेटेलिक रेडियस। ठीक है, अब मेटेलिक रेडियस को बच्चों निकालना कैसे है? तो फिर से वही पॉइंट बनता है कि बच्चों यहाँ से रेडियस ऑफ मेटल, तो मैं बोलूंगा कि देखो इन दोनों एटम्स के लिए तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को पहले अपन डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, यस, तो यहां से इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम लोग पहले बच्चों रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ओके, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बच्चों यहां से हो जाएगी डी एम सिंगल बॉन्ड एम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट मेटल, रेडियस ऑफ सेकेंड मेटल एटम, और दोनों बच्चों आपकी सिमिलर मेटल्स एटम्स होंगे, तो ये जाएगा 2 इंटू रेडियस ऑफ मेटल एटम, बाकी बच्चों इंटर डिस्टेंस यही रहेगी। तो रेडियस ऑफ मेटल एटम निकालेंगे तो बच्चों हो जाएगा आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइड बाई 2 कर देंगे। बोलो, सबको बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से बच्चों बनेगा हमारा ये फॉर्मूला कि मेटेलिक रेडियस इज इक्वल टू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइड बाई 2। डेफिनेशन बच्चों क्या बनेगी कि हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना, बिटवीन सेंटर ऑफ 2 न्यूक्लियाई ऑफ 2 सिमिलर मेटल्स एटम बॉन्डेड बाई मेटेलिक बॉन्ड। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग निकालेंगे मेटेलिक रेडियस। तो फटाफट से क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं, क्या बच्चों पॉइंट है कि मेटेलिक रेडियस के अंदर हमेशा एक मेटल का एटम दूसरे मेटल के एटम के साथ में या अपने ही मेटल एटम के साथ में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, सिर्फ टचिंग कंडीशन में फॉलो होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ओरिजिनल रेडियस एटम की होनी चाहिए वही रेडियस भी आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। बाकी बच्चों फॉर्मूला अपना सिमिलर ही रहेगा।
ठीक है। तो मेटल रेडियस इज इक्वल टू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइड बाई 2। सॉल्व हमें इसी से करना होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों आएगा हमारे पास वॉन डेर वाल रेडियस, ठीक है। तो वॉन डेर वाल रेडियस बच्चों अपना थर्ड केस है। तो वॉन डेर वाल रेडियस को बच्चों कैसे समझते हैं, किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। जिस तरीके से कोवेलेंट रेडियस अपनी एप्लीकेबल थी बच्चों नॉन मेटल्स के ऊपर और आपके मेटलॉइड्स के ऊपर, है ना। मेटलिक रेडियस किसके ऊपर एप्लीकेबल थी बच्चों, मेटल्स के एटम के ऊपर एप्लीकेबल थी, मेटेलिक लैटिस के ऊपर एप्लीकेबल थी। उसी तरीके से आपकी वॉन डेर वाल रेडियस बच्चों किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, तो इट इज यूज्ड फॉर दोज एटम्स व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय वॉन डेर वाल फोर्सेस। बच्चों नाम से ही क्लियर है यहाँ पे कौन सा फोर्स है आपका, वॉन डेर वाल फोर्स। तो जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना, जिन एटम्स के बीच में आपके वॉन डेर वाल फोर्सेस बच्चों दिखाई देंगे, उन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स और एटम्स के ऊपर बच्चों वॉन डेर वाल रेडियस काम करेगी, ठीक है, कैलकुलेशन की जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है कि इट इज यूज्ड फॉर इनर्ट गैसेस, है ना। पहला पॉइंट आपको यही अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है। इसको बिल्कुल बच्चों यहाँ पे लिखो MI स्टार। MI स्टार का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से वॉन डेर वाल रेडियस किस पे एप्लीकेबल होगी, इनर्ट गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल होगी। और किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, नॉन मेटल्स के एटम्स के ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो किस किस के ऊपर, इनर्ट गैसेस एंड नॉन मेटल्स के एटम, इन दोनों के ऊपर बच्चों एप्लीकेबल होगी आपकी वॉन डेर वाल रेडियस। क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपको वॉन डेर वाल फोर्सेस देखने को मिलते हैं, तो यहाँ आपको रेडियस भी देखने को मिलेगी। बच्चों मेरे पास दो बीकर है, मेरे पास फर्स्ट और मेरे पास यहाँ पे ये सेकेंड है। तो 2 मेरे पास बच्चों कंटेनर्स हैं, है ना, 2 मेरे पास बीकर्स हैं। इन दोनों बीकर्स के अंदर बच्चों फर्स्ट बीकर में आपकी H2 गैस प्रेजेंट है। तो H2 गैस, तो बच्चों गैसेस के बीच में कौन से फोर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखना ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एग्जैक्टली बच्चों न्यूट्रल होते हैं, है ना, बहुत सिंपल सा है। तो बच्चों हाइड्रोजन तो आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होगा। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, न्यूट्रल गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में, न्यूट्रल गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में बच्चों कौन सा फोर्स देखने को मिलता है, तो उसका आंसर है आपका वॉन डेर वाल फोर्स। कौन सा फोर्स मिलेगा, वॉन डेर वाल फोर्स। वॉन डेर वाल फोर्स बच्चों बहुत ही वीक फोर्स होता है, इस बात को भी ध्यान देना कि ये बहुत ही वीक फोर्स होता है। तो जितने भी आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं या बच्चों जितनी भी गैसियस होती हैं, उन सभी के बीच में देखने को क्या मिलता है आपको, वॉन डेर वाल फोर्स। जैसे बच्चों हीलियम, नोबल गैसेस पे आ जाओ। तो नोबल गैसेस बच्चों, गैसेस में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है ना, बट बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है बच्चों, यही है वॉन डेर वाल फोर्स। समझ में आ गया, यस। तो हीलियम के एटम्स बच्चों आप आपस में कनेक्ट किस फोर्स की हेल्प से होंगे, तो उसका आंसर होगा आपका वीक वॉन डेर वाल फोर्स। तो बच्चों इनमें फोर्सेस आपका वॉन डेर वाल फोर्स है। तो रेडियस बच्चों जब निकाली जाएगी इसमें, तो रेडियस भी बच्चों कौन सी होगी आपकी, वॉन डेर वाल रेडियस। तो वॉन डेर वाल रेडियस आपको यहाँ से फाइंड आउट करना होगा। कैसे करते हैं फाइंड आउट, चलते हैं बच्चों हम लोग पॉइंट की तरफ। तो देखो डायग्राम ध्यान से समझना एक बार, है ना, पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपको। मेरे पास बच्चों H2 मॉलिक्यूल हैं। तो आपको पता है कि 2 H2 मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, ओके। तो 2 मॉलिक्यूल्स आपके हाइड्रोजन के हैं, दोनों ही न्यूट्रल हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। उस अट्रैक्शन फोर्स का नाम होगा वॉन डेर वाल फोर्स। तो पहले तो H2 मॉलिक्यूल्स कैसे बना होगा उसको समझ लेते हैं। तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, या बच्चों पहले बात करते हैं H2 मॉलिक्यूल्स कैसे बना होगा। इसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं। तो पहला एटम बच्चों मेरे पास ये हो गया, फर्स्ट एटम। सेकेंड एटम बच्चों मेरे पास ये हो गया। तो इससे बन गया बच्चों यहाँ से आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। अच्छा, बॉन्ड कौन सा बच्चों इसके बीच में आया, तो जब हाइड्रोजन एटम आपस में कनेक्ट करेंगे तो बच्चों यहां से ओवरलैपिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जिससे आपका बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो H2 के अंदर जो 2 एटम्स हैं वो कनेक्ट बच्चों किस फोर्स से हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से हैं। इसी तरीके से बच्चों दूसरा H2 मॉलिक्यूल है, उसके पास भी 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं। एक एटम आपका यहाँ दिख रहा है और दूसरा एटम आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो दोनों ही एटम किससे बच्चों कनेक्ट हैं, आपके वॉन डेर वाल, यहाँ से आपके वॉन डेर वाल आपके कोवेलेंट रेडियस से कनेक्ट हैं। अब पॉइंट आता है कि बच्चों इस H2 मॉलिक्यूल और इस H2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो वॉन डेर वाल फोर्स की है। तो ध्यान देना बच्चों, तो क्या करेंगे अपन, इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक, है ना, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, इसको तो बच्चों अपन बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे अपन बॉन्ड लेंथ, है ना। जो H2 मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको बच्चों अपन क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, या इसको अपन बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। फिर बच्चों इसी को अपन सेंटर से आधा कट कर देते हैं। तो यहां से जैसे बच्चों कट करेंगे तो इधर से लेके इधर तक ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, इसी डिस्टेंस को अपन बोलते हैं वॉन डेर वाल
रेडियस। क्या बोलेंगे इसको अपन? वॉन डेर वाल रेडियस। अब बच्चों पॉइंट आता है, क्या बच्चों वॉन डेर वाल रेडियस की जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट एटम की रेडियस की वैल्यू के बराबर आती है क्या? तो आंसर है आपका नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों एग्जैक्ट वैल्यू तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए ना रेडियस की, इसकी वैल्यू भी यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे बच्चों अपन इतना पार्ट एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से बच्चों क्या बोलते हैं कि इट इज नॉट एन एक्चुअल रेडियस, इट इज नॉट ए रियल रेडियस। मतलब यहाँ पे एक्चुअल रेडियस की वैल्यू बच्चों कम होती है किससे? वॉन डेर वाल रेडियस से। तो आते हैं बच्चों पॉइंट कि इट इज कैलकुलेटेड इन सॉलिड स्टेट। ये बच्चों कैलकुलेशन हमेशा की जाती है, तो किसमें की जाती है? आपके सॉलिड स्टेट्स के अंदर की जाती है। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम यहाँ से हो चुका होगा क्लियर कि किस तरीके से रेडियस आपकी डिफाइन की गई है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज कॉल्ड वॉन डेर वाल, यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज कॉल्ड वॉन डेर वाल। ठीक है ना? यस, तो इतनी वैल्यू बच्चों एक्स्ट्रा आपको लेके चलनी पड़ रही है, इसलिए वॉन डेर वाल रेडियस क्या होती है? एक्चुअल रेडियस से ज्यादा होती है। ठीक है, यस। तो नेक्स्ट बच्चों आते हैं कि यहाँ पे रिलेशंस कैसे काम करेगा बच्चों? कोवलेंट रेडियस है ना, कोवलेंट रेडियस एंड वॉन डेर वाल रेडियस के बीच में। तो कोई हमारे पास नॉन मेटल्स के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच में बच्चों कोवलेंट रेडियस भी देखने को मिलती है और साथ में वॉन डेर वाल रेडियस भी देखने को मिलती है। तो उनका आपस में क्या रिलेशंस है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, यस। तो हमारे पास बच्चों वापस से वही एटम्स आ चुके हैं। तो ये देखो बच्चों, कोवलेंट रेडियस क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक, जैसे मेरे पास ये H2 मॉलिक्यूल रहा होगा, या बच्चों यहाँ से A2 अपन ने ले लिया है, एक एटम A होगा, ये A होगा, या H और H होगा। फिर बच्चों यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तो कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिला होगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ A और A की। इसको बच्चों हम लोगों ने सेंटर से आधा कट कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कोवलेंट, ये भी कोवलेंट हो गई। इसी तरीके से बच्चों यहाँ भी ये भी कोवलेंट होगा, ये भी कोवलेंट होगा। अब क्या करेंगे बच्चों? मैंने कहा था ना सेंटर से कट करना है, इसको अपन ने सेंटर से कट कर दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस दिस इज कॉल्ड वॉन डेर वाल, और ये भी आपकी यहाँ से यहाँ तक वॉन डेर वाल। तो बच्चों कोवलेंट रेडियस भी है, वॉन डेर वाल भी है, दोनों रेडियस आपको देखने को मिल रही है। तो दिमाग में ये रख के चलना है कि बच्चों वॉन डेर वाल रेडियस जो होती है वो हमेशा बच्चों ट्वाइस ऑफ कोवलेंट रेडियस होती है। क्या होता है? ट्वाइस ऑफ कोवलेंट रेडियस। और वॉन डेर वाल रेडियस ऑलवेज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ आपको बोली जाएगी। अब ध्यान देते हैं बच्चों, तो कोवलेंट रेडियस बच्चों क्या है? अपनी फॉर्मूला जरा ध्यान दो। कोवलेंट रेडियस इक्वल टू होता है बॉन्ड लेंथ डिवाइड बाई 2। तो बच्चों यहां से बन गया बॉन्ड लेंथ इक्वल टू 2 इंटू कोवलेंट रेडियस। क्लियर हुआ सब लोगों को? तो इस हिसाब से बच्चों हम लोग फॉर्मूला को समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड लेंथ ही उस मॉलिक्यूल्स में मिलने वाले नॉन मेटल एटम की बॉन्ड डेर वाल रेडियस होती है। क्लियर हो गया? यस। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट बच्चों आता है आयोनिक रेडियस, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मीनिंग बड़ा सिंपल सा है कि जब हमारे पास प्रेजेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे बच्चों, मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को वो रिलीज करेंगे तो कैटाइंस का फॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे एनाइंस का फॉर्मेशन होगा। तो फिर उनकी रेडियस को हम लोग कैसे समझते हैं? ठीक है, यस। तो सबसे पहला बच्चों पॉइंट वही है कि आयोनिक रेडियस का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो बच्चों किसको लेके डिफाइन है? कैटाइंस को लेके डिफाइन है, और किसको लेके डिफाइन है? एनाइंस को लेके डिफाइन है। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो बच्चों बनेगा एनाइंस, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को देगा तो वहां से बनेगा कैटायन। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों जब दे रहा होता है, पहले एटम न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बराबर हैं, न्यूट्रल है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से बच्चों बैलेंस हो रहा है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन्स उसने एक बाहर निकाला, प्रोटॉन्स बच्चों कभी बाहर नहीं निकलते, ना आते हैं ना जाते हैं। किसका रिमूवल होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स आते और जाते वही हैं। इलेक्ट्रॉन्स बच्चों बाहर निकल गया तो अब वैल्यू किसकी बच्चों डोमिनेट करेगी? प्रोटॉन्स की, क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ेगा नहीं बट वैल्यू उसकी आपकी डोमिनेट करने वाली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से कम हो चुका है तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से चार्ज आपका प्लस लिखा जाएगा, कैटाइंस विल फॉर्म। अब वही मैंने बोला कि मेरे पास किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन थे बच्चों 6, है ना, और उसके पास प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 6, बराबर है, न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन्स एक आके बच्चों ऐड हो गया, अब इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कितने हो गए? 7, प्रोटॉन्स कितने रहे? 6। तो कहीं ना कहीं बच्चों नेगेटिव चार्ज हुआ ना डोमिनेंट, तो नेगेटिव चार्ज आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई प्लस माइनस चार्ज के पीछे। नेक्स्ट बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन एन आयन इज नोन एज आयोनिक रेडियस, है ना। तो बच्चों दो टाइप की रेडियस आती हैं, कोवलेंट आपकी कैटायनिक रेडियस और सेकंड आपकी यहाँ से एनायनिक रेडियस। तो इफ कैटायन इज ऑलवेज, है ना, कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंटल एटम। कैसे? जरा ध्यान देना।
बच्चों मैंने कहा कि सपोज मान के चलो ये हमारे पास एटम है जिसकी आउटर सेल बच्चों यहाँ पे है, करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ पे है, तो दिस इज ओरिजिनल पेरेंट एटम, करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन्स बच्चों मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ से इसको बाहर निकाल, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बट ये बच्चों कौन से आउटर है। अब हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों बाहर निकाल दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने यहाँ से बच्चों बाहर निकाला, ये वाला है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जैसे बच्चों ये बाहर जाएगा तो जो प्रोटॉन्स की वैल्यू बच्चों कितनी थी, मैंने कहा चलो सर 6 प्रोटॉन्स थे। इलेक्ट्रॉन्स बच्चों पहले कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। चार्ज बच्चों बिल्कुल अच्छे से बैलेंस हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं। अब इलेक्ट्रॉन बच्चों जैसे बाहर गया तो यहाँ कितना हो गया बोलो, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। यहाँ पे प्रोटॉन्स बच्चों कितने रहे, 6। अब प्रोटॉन्स की वैल्यू बच्चों डोमिनेंट हो गई तो ज्यादा अट्रैक्शन काम करेगा। पहले क्या था, 6 प्रोटॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन कर रहे थे, अब क्या होगा, अब बच्चों 6 प्रोटॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन करेंगे तो ज्यादा अट्रैक्शन आएगा ना, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा उसका, छोटा हो जाएगा। तो जो बाहर की सेल आपको दिखाई देगी वो ऑटोमेटिक बच्चों अपनी पोजीशन से अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से बच्चों साइज क्या होगा, यहाँ पे कैटायन का छोटा हो जाएगा अपने ही पेरेंट एटम के कंपेरिजन में। इतनी बात क्लियर, ओके। तो बच्चों देख सकते हैं Cl एंड Cl प्लस में, बोलो जल्दी से आंसर। तो बच्चों Cl प्लस की रेडियस कम होगी कंपेयर टू Cl है ना, पेरेंट एटम। इसी तरीके से बच्चों आते हैं एनाइंस में, तो अगेन बच्चों फिर वही है, मैंने कहा कि Cl बच्चों एटम था, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स बच्चों थे 6, प्रोटॉन्स बच्चों सपोज मैंने कह दिया कि आपके 6 प्रोटॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे अब एडिशन हो गया, हम बाहर निकालेंगे, जोड़ देंगे। अब जरा बताओ, प्रोटॉन्स तो बच्चों मेरे पास 6 ही रहे, इलेक्ट्रॉन्स हो गए मेरे पास 7। अब ध्यान देना बच्चों, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बढ़ गई तो बच्चों अब यहाँ पे रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो रिपल्सन फोर्स बढ़ने की वजह से जो बाहर की सेल अंदर जा रही थी कैटाइंस वाले केस में, अब बच्चों वो कहाँ जाएगी, तो यही बच्चों बाहर की सेल कहाँ जाएगी, और बाहर की तरफ निकल जाएगी, जिसकी वजह से रिपल्सन कम हो जाएगा और साइज क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज। तो कोई भी एटम अपने साइज को इंक्रीज डिक्रीज करता है स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। बोलो सबको समझ में आ गया, यस। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा बच्चों पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि पेरेंट एटम के कंपैरिजन में उसका जो एनाइन होता है उसके साइज हमेशा क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, बिकॉज ऑफ रिपल्सन फोर्स ज्यादा हो गया। अब देखो आप, बहुत ही अच्छा सा एक्सप्लेनेशन है, आपको बहुत आसानी समझ में आएगा कि बच्चों Cl प्लस पे ध्यान देना, प्रोटॉन्स कितना 17, इलेक्ट्रॉन्स कितना एक कम हो जाएगा, प्लस चार्ज है ना 16, Cl पे 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ बच्चों इंट्रैक्शन कैसा मिलेगा, वीक इंट्रैक्शन, बट यहाँ इंट्रैक्शन बच्चों कैसा मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की स्ट्रॉन्ग, क्यों, क्योंकि आपकी प्रोटॉन्स की वैल्यू ज्यादा हो चुकी है, क्लियर है। तो बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ कैटायन इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम, तो बच्चों आंसर बनेगा हमारा ये, ध्यान दो सब लोग। तो यहाँ पे जितना, तो एक बात याद रखना, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, एटम बच्चों अगर सिमिलर हैं तो उस केस में जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज होगा तो बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो साइज उतना ही छोटा मिलेगा। तो इसके हिसाब से अपना आंसर बच्चों समझ में आ गया कि M का साइज सबसे बड़ा होगा और ये पेरेंट है बच्चों, और इसके कंपैरिजन में बाकी बच्चों एटम जो आपको दिख रहे हैं M+1, M+2, M+3 में तो इलेक्ट्रॉन 3 जा चुके हैं तो साइज बहुत छोटा हो चुका होगा, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों एनाइंस पे आते हैं तो Cl- पे बच्चों प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन से बढ़ चुका होगा 18 होगा। यहाँ प्रोटॉन्स बच्चों Cl पे 17, इलेक्ट्रॉन्स भी 17, यहाँ स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, यहाँ वीक इंट्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन्स बढ़ चुके हैं तो यहाँ से जनरेट होगा आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन, जिसकी वजह से यहाँ पे साइज क्या हो जाएगा इसका ज्यादा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एनायंस इज लेसर देन इज पेरेंटल एटम, तो बच्चों आंसर बनेगा अपना ये। तो जितना अधिक नेगेटिव चार्ज, तो बच्चों रिजल्ट क्या बन गया, रिजल्ट ये बन गया कि किसी भी एनाइन, किसी भी कैटायन एनायंस के बारे में बात की जाए तो बच्चों उसका जो साइज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज बड़ा किसका, जहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा साइज आपका ज्यादा मिलेगा। लेकिन बच्चों पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से साइज क्या बोलेंगे अपन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा साइज उतना ही कम होगा। यहां तक बात क्लियर हो गई है, यस। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे। तो बच्चों रिलेशन बिटवीन आयोनिक रेडियस एंड न्यूक्लियर चार्ज क्या बनता है, डायरेक्टली आंसर आ चुका है। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रेडियस इज वेरी क्लियर, Cl से बच्चों बड़ा साइज Cl- का होगा और उससे छोटा Cl+ का होगा, ठीक है, यस। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बच्चों क्या होगा,
तो अपोजिट होगा। तो ज़्यादा बच्चों जहाँ पे न्यूक्लियस की डोमिनेंसी कहाँ पे ज़्यादा होगी, जहाँ पे प्रोटॉन्स की वैल्यू ज़्यादा मानी जाएगी। तो Cl प्लस Cl एंड Cl माइनस, अरे Cl माइनस में तो रिपल्सन होगा ना, तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो वहाँ पे बच्चों कैसे आपका, अरे न्यूक्लियर चार्ज का मतलब बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो आयोनिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज मिलेगा उतना रेडियस छोटी होगी, क्योंकि बच्चों न्यूक्लियर चार्ज बताता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, प्रोटॉन्स के नंबर बढ़ रहे हैं, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम हो रहे हैं। तो ये सारी बातें बच्चों किसके बारे में बता रही हैं, आपके आयोनिक रेडियस के साइज के बारे में। यस, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो बच्चों साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को भी अपन यही स्टडी कर लेते हैं। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, आइसो का मतलब बच्चों होता है सिमिलर या सेम, है ना। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बच्चों कैसे इलेक्ट्रॉन से है। तो ऐसे एटम्स, है ना, ऐसे स्पीसीज जिनके अंदर बच्चों सिमिलर या सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको देखने को मिलते हैं तो उसको बोलते हैं अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो स्पीसीज हैविंग सिमिलर टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे बच्चों ध्यान दो, ऑक्सीजन -2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों 2 आ चुके हैं, एटॉमिक नंबर 8, 8 + 2 कितना 10। फ्लोरीन का बच्चों 9 होता है एटॉमिक नंबर, 9 + 1 10। सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर, एक चला गया बच्चों इलेक्ट्रॉन्स तो आपका 10। एल्यूमिनियम का पास बच्चों 13 है, इलेक्ट्रॉन 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 10। तो ये सारे के सारे स्पीसीज बच्चों कैसे बोले जाएंगे, आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या बोलेंगे इसको अपन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर यहाँ तक। तो बच्चों क्वेश्चन आता है साइज के ऊपर कि साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज डिपेंड्स बच्चों किस पे करेगा, तो आंसर होगा Z/E। बच्चों Z का मतलब किससे है, Z का मतलब बच्चों आपके यहाँ से एटॉमिक नंबर से है, किससे, एटॉमिक नंबर से है। या फिर बच्चों किससे बोल सकते हैं अपन, नंबर ऑफ प्रोटॉन से बोल सकते हैं। ठीक है, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो बच्चों है वो कैपिटल Z रिप्रेजेंट कर रहा है, E जो बच्चों नीचे लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता रहा है। तो ध्यान क्या देना है कि Z/E एक्चुअली बच्चों क्या है, न्यूक्लियर चार्ज ही है। क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है। तो बच्चों साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, ऐसे भी बोल सकते हैं, Z/E बोल सकते हैं। तो जहां बच्चों आता है कि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन्स डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स का रेशियो। ठीक है, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का जो रेशियो होता है वो न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बताता है। तो साइज बच्चों बन गया अपना फाइनली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। जितना न्यूक्लियर चार्ज बच्चों ज्यादा होगा साइज उतना ही छोटा होगा। क्लियर हो गया है। यस, नेक्स्ट पॉइंट। तो बच्चों क्वेश्चन आ गया कि इन दी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आयोनिक रेडियस बच्चों बतानी है इनके बारे में। ठीक है, कौन कौन से एटम्स है हमारे, एक एटम से बच्चों नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है ना, नाइट्राइड आयन है। नेक्स्ट है आपका -2 है, नेक्स्ट बच्चों F-1 है। इन तीनों के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले बच्चों हमने बोल ही दिया है कि सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो डेफिनेटली बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर बच्चों कितना 7, यहाँ से 8, यहाँ से 9। चेक करके देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पे हैं, 3 का एडिशन हुआ तो 7 + 3 कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। करेक्ट है। 8 + 2 बच्चों इलेक्ट्रॉन्स मिला के कितना 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुका है। इसी तरीके से 9 + 1 करेंगे इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो सभी के सभी स्पीसीज बच्चों कैसे हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए बच्चों सिंपल सा रूल्स मैंने आपको बताया कि जो साइज होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बहुत सिंपल सा आंसर बन जाएगा। तो ध्यान दो बच्चों। तो सबसे बड़ा बच्चों रेडियस किसका होगा बताओ जल्दी से, जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। इसका मतलब N-3 सबसे ग्रेटर साइज होगा, उसके बाद O-2 और लास्ट में क्या हो जाएगा F-1। भाई इलेक्ट्रॉन्स अधिक किस पे, इस पे है ना, इस पे न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम होगी तो साइज बड़ा होगा। जिसपे नेगेटिव चार्ज कम दिखा है इसका मतलब वहां पे आपका जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो N-3 से तो बच्चों आपका ज्यादा ही होगा ना, तो वहां साइज कम मिलेगा। तो देख लो आप वैल्यूज, तो सबसे बड़ी वैल्यूज बच्चों N-3 की आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1.36 है, ये आपको रॉन्ग ऑर्डर दे रखा है। सबसे बड़ी वैल्यू बच्चों इधर ही दे रखी है, फिर 1.41 इससे छोटी, फिर लास्ट में आपका 1.36। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयोनिक साइज डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। क्या आंसर बनेगा चेक करो। तो बच्चों सिंपल सा आंसर है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू जितनी ज्यादा आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा वहां बच्चों साइज मिलेगा आपको कम, क्योंकि बच्चों वहां पे न्यूक्लियर चार्ज होगा आपका मोर डोमिनेंट। बोलो बात समझ में आ रही है, इसके हिसाब से सॉल्व कर दो जल्दी से, बोलो आंसर।
तो बच्चों सबसे अधिक पहुंचा किस पे है, मैंगनीज पे +7, सबसे छोटा साइज आपको यही मिल रहा है। फिर आपका वेनेडियम आपका हो गया है +5, देन स्कैंडियम +3, देन पोटेशियम, देन आपका सल्फर -2। तो जितना अधिक नेगेटिव चार्ज साइज बड़ा होगा क्योंकि रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा। इस हिसाब से बच्चों आंसर कौन सा आएगा, सेकेंड। नेक्स्ट आते हैं वैल्यूज बेस्ड ऑर्डर ऑफ मेटेलिक एंड आयोनिक रेडियस ऑफ एस ब्लॉक मेटल्स। ठीक है, तो इसके ऊपर भी बच्चों क्वेश्चन बन जाते हैं। जो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक डिस्कस कर रहा हूँ उस ट्रिक की हेल्प से करोगे तो बहुत ही आसानी से आप सारे के सारे क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो। क्या होता है कि जब क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें बच्चों एस ब्लॉक के ही कैटाइंस और मेटल्स को इंटरमिक्स करके क्वेश्चन बना के देते हैं, तो फिर उस केस में हमारा कोई ऑर्डर तो काम करता नहीं है। इसलिए बच्चों हम लोग इस ट्रिक की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे ध्यान देना कि बच्चों ये है अपना एस ब्लॉक का फर्स्ट ए ग्रुप, ये अपना एस ब्लॉक का सेकेंड ए ग्रुप, है ना। इसके हिसाब से तो सबसे छोटा साइज बच्चों किसका होगा, आपका किसका होगा, बेरिलियम का। सबसे बड़ा साइज किसका होगा, सीजियम का। इतनी बात क्लियर हो गई। क्यों, क्योंकि बच्चों हम लोग 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि लेफ्ट टू राइट जब अपन ट्रेवल करते हैं तो उसमें साइज क्या होता है बच्चों, आपका स्मॉल। अरे बात समझ में आ गई। लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बच्चों वहां पे इंक्रीज होता है। तो उसके हिसाब से बच्चों बेरिलियम सबसे स्मॉलेस्ट होगा, सबसे लार्जेस्ट आपका सीजियम होगा। उसके बाद कहाँ जाना है, लिथियम पे, फिर मैग्नीशियम पे, फिर सोडियम पे, फिर कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, फिर पोटेशियम है, रुबिडियम है एंड सीजियम है। इस तरीके से हम लोगों को चलते हुए जाना है। बोलो बात समझ में आ गई। तो इसके हिसाब से बच्चों आंसर क्या बन गया, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा, बेरिलियम, सबसे लार्जेस्ट कौन सा, सीजियम। इस ऑर्डर को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इसी के हिसाब से बच्चों आते हैं इनके कैटायनिक के ऊपर। तो सबसे छोटा बच्चों साइज किसका होगा, तो सबसे छोटा होगा यहाँ से आपके बेरिलियम का, और सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा आपका, सीजियम +1। बाकी बच्चों फिर मैग्नीशियम +2, लिथियम +1, कैल्शियम +2, नेक्स्ट सोडियम आएगा, स्ट्रोंशियम आएगा, बेरियम आएगा, फिर पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस एंड सीजियम प्लस। तो इस हिसाब से आप अरेंजमेंट कर लो, जिसके बेस से बच्चों अपने सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकते हैं एस ब्लॉक के अंदर से। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करने वाले, चेंज करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसके ऊपर भी क्वेश्चंस हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों फैक्टर आता है नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स का बच्चों बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम ट्रेवल करते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, सिक्स पीरियड एंड सेवेंथ पीरियड। तो जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम आता जाता हूँ तो हर बार बच्चों ये एक सेल आपकी इंक्रीज करती है। मैंने कहा कि मैं सेकंड से थर्ड पीरियड पे आ रहा हूँ, तो नंबर ऑफ सेल्स कितना इंक्रीज हुआ, 1। मैंने कहा बच्चों आपके सेकंड पीरियड से मैं 5वें पीरियड पे आ रहा हूँ तो कितनी सेल्स इंक्रीज होंगी, तो 2 से आएंगे 3 पे एक सेल बढ़ेगी, 3 से 4 पे फिर से एक, 4 से 5 पे फिर से एक। टोटल कितनी सेल्स इंक्रीज हुई आपकी, 3 सेल्स इंक्रीज हुई। क्लियर है। तो जैसे जैसे बच्चों सेल्स इंक्रीज होती हैं तो साइज तो लगातार बढ़ता जाएगा ना भाई। सिंपल सा मीनिंग है कि सपोज मान के चलो अपने घर में अगर लोग कम हैं तो हमें छोटे घर की रिक्वायरमेंट होगी, लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो बड़ा घर चाहिए। तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स बच्चों जैसे जैसे बढ़ेंगे तो साइज भी तो बड़ा चाहिए ना। तो नंबर ऑफ सेल्स मतलब कमरे, तो कमरे बढ़ेंगे तो साइज भी बच्चों हमेशा इंक्रीज होगा। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने से हम अपने मन से बच्चों मान सकते हैं, अपने मन से, कि मैंने कहा कि सपोज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, मुझे ऑर्डर दे रखा है किसी भी एलिमेंट्स का अरेंज करके 3 to 4 एलिमेंट्स। तो बच्चों मैंने कहा कि नंबर ऑफ सेल्स बच्चों अगर इंक्रीज करेंगी तो क्या इफेक्ट होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एटम का साइज क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज। सबको बात समझ में आ गई। तो एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बच्चों आएगा सेकेंड फैक्टर, जिसको अपन जेड इफेक्टिव के नाम से बोलते हैं। जेड इफेक्टिव बच्चों क्या है, सिंपली ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बताता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। न्यूक्लियस का फोर्स अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है ना। तो जेड इफेक्टिव बच्चों मैंने मन से माना, अपने मन से माना कि इंक्रीज, आप अपने मन से मान लो इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है न्यूक्लियस का, है ना, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो फिर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी बच्चों कम हो जाएगी, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया ना न्यूक्लियस का। तो एटॉमिक साइज क्या होगा वहां पे, डिक्रीज। तो एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर पे, स्कैनिंग कांस्टेंट का मतलब बच्चों किससे, फोर्स ऑफ रिपल्सन से है। इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच के रिपल्सन, जहां पे रिपल्सन ज्यादा होगा
तो डेफिनेटली बच्चों वहाँ पे आपका साइज भी इंक्रीज होगा, क्योंकि एटम अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहेगा तो अपनी साइज को इंक्रीज कर देगा। बोलो बात समझ में आ गई। तो बच्चों इसको सिग्मा से करते हैं रिप्रेजेंट, तो मैंने अपने मन से माना कि बच्चों सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो बच्चों डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एटम का साइज भी क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों ये होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस, नेक्स्ट बच्चों आता है, तीनों फैक्टर क्लियर हो गए। अब आते हैं बच्चों की एटॉमिक साइज की पीरियोडिसिटी के बारे में बात की जाए तो बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेफ्ट टू राइट जब ट्रेवल करते हैं तो बच्चों क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो मेरे पास बच्चों प्रेजेंट है आपका लिथियम, है ना, ये आपके सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स मैंने बच्चों 3 ले लिए हैं। लिथियम है, नेक्स्ट बच्चों आपका बेरिलियम आएगा, है ना सेकेंड में, नेक्स्ट आपका फ्लोरीन। चेक करके देखते हैं कि बच्चों साइज कैसे आपका डिफाइन किया जाएगा पीरियड के अंदर। या आपका सेकेंड पीरियड है, हम लोग बच्चों लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों शील्डिंग इफेक्ट को। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स बच्चों 3 हैं आपके लिथियम के पास, तो आपका 1s2, देन आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 2s1, कितना हो जाएगा 2s1। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर है। उसके बाद जो बेरिलियम पे आते हैं तो ये आपका 1s2 2s2 हो जाएगा। फ्लोरीन पे आते हैं 9 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा। बोलो सबको बात समझ में आ गई। तो बच्चों अंदर वाले सेल्स में देखो, इनर सेल्स में प्रोटेक्शन तो बच्चों अंदर के इलेक्ट्रॉन्स करते हैं ना न्यूक्लियस के लिए, तो शील्डिंग इफेक्ट बच्चों यही जनरेट करने वाले हैं। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, इफेक्टिव शील्डिंग। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2 इनर सेल्स में, इफेक्टिव शील्डिंग। यहाँ भी बच्चों इलेक्ट्रॉन 2 दिख रहा है, तो यहाँ भी इफेक्टिव शील्डिंग। इसका मतलब बच्चों समझ में आया कि जब किसी भी पीरियड में ट्रेवल करोगे तो उस केस में बच्चों जो सिग्मा की वैल्यू है ना, जो फोर्स और रिपल्सन की वैल्यू है अंदर के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो बच्चों वो रिपल्सन फोर्स की वैल्यू हर जगह तो बराबर आ रही है। यहाँ भी 2 है इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब रिपल्सन फोर्स की वैल्यू बच्चों बराबर आएगी तो मुझे सोच समझ के बताना, क्या बच्चों लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करने पे हम लोग आंसर कभी सिग्मा से निकालेंगे क्या? तो आंसर होगा नहीं। कभी भी आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा से आंसर कभी भी आपको नहीं निकालना है पीरियड में ट्रेवल करते समय। तो बच्चों किससे निकालेंगे? तो वहां बच्चों हमारा काम करता है जेड इफेक्टो। क्या काम करेगा? जेड इफेक्टो, इफेक्टो न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टो न्यूक्लियर चार्ज के बेस पे हम लोग बच्चों काम करेंगे। क्या टॉप टू लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करने पे जेड इफेक्टो की वैल्यू बच्चों इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से साइज क्या होता है आपका डिक्रीज होता है। क्लियर? यस। नेक्स्ट, तो नंबर ऑफ सेल्स बच्चों रिमेनिंग कांस्टेंट। तो सेल बच्चों यहाँ पे सेल वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका पीरियड में ट्रेवल करने पे कैंसिल। नेक्स्ट है इफेक्टिव शील्डिंग बच्चों, ये भी कांस्टेंट थी तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ से कैंसिल। तो बच्चों फिर क्या बचा है? तो जेड इफेक्टिव। इसलिए ध्यान रखना कि लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करने पे नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से आंसर नहीं निकालना है, शील्डिंग इफेक्ट के आंसर नहीं निकालना है। किससे आंसर निकालना है? जेड इफेक्टिव से। जेड इफेक्टिव बच्चों बढ़ता है तो एटॉमिक साइज क्या होगा? यहाँ से कम हो जाएगा। तो इन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन इनर्ट गैसेस आर लार्जेस्ट इन साइज। बच्चों ध्यान रखना, इनर्ट गैसेस का साइज बच्चों किसी भी पीरियड के अंदर, किसी भी पीरियड में आप ट्रेवल करोगे, है ना, किसी भी पीरियड में ट्रेवल करोगे तो उस पीरियड की रिस्पेक्टिव पीरियड की जो भी नोबल गैस होगी उसका साइज हमेशा क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा मिलेगा। बोलो बात समझ में आ गई? बाकी एलिमेंट के कंपैरिजन में। ऐसा आंसर बच्चों क्यों? क्योंकि इसका आंसर होता है कि बच्चों आपको नोबल गैसेस में कौन सी बच्चों इनर्ट गैसेस में कौन सी रेडियस मिलती है? वॉन डेर वाल्स रेडियस। और वॉन डेर वाल्स रेडियस का साइज तो बच्चों सबसे ज्यादा होता है। दिस इज इनर्ट गैस, है ना। तो वॉन डेर वाल्स रेडियस का साइज सबसे ज्यादा होता है। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा, फर्स्ट पीरियड बच्चों अपना आएगा हाइड्रोजन और उसमें आएगा आपका हीलियम। सबसे बड़ा साइज किसका होगा बच्चों दोनों में से? तो हीलियम का साइज बड़ा होता है आपके पीरियड 1 में कंपेयर टू हाइड्रोजन। आंसर बच्चों क्या होगा? वॉन डेर वाल्स रेडियस। नेक्स्ट बच्चों आते हैं सेकेंड पीरियड में। तो देखो आप यहाँ से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लगातार बच्चों चलने पे लिथियम से फ्लोरीन तक आपका जेड इफेक्टिव बच्चों इंक्रीज करेगा। तो बच्चों साइज यहाँ से कम होता चला जाएगा, लेकिन लास्ट में आपको मिलेगा बच्चों नियोन। बोलो बात समझ में आ रही है? तो साइज कम होता जाएगा, लेकिन बच्चों नियोन जो दिख रहा है ना, उसके साथ में बच्चों कौन सी रेडियस प्रेजेंट है? वॉन डेर वाल्स। तो जिसकी वजह से उसका साइज क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। दिस इज दी इनर्ट गैस। ठीक है ना? यस। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? नियोन का सेकंड पीरियड में, और उससे कम आपका लिथियम, सबसे कम किसका होगा? आपका फ्लोरीन का। यस। नेक्स्ट चलते हैं
बच्चों ग्रुप में भी बात कर ली जाए तो टॉप टू बॉटम बच्चों ग्रुप में ट्रेवल करेंगे तो वहां पे भी बच्चों 3 पॉइंट है। नंबर ऑफ सेल्स बच्चों इंक्रीज होती है, यस बिल्कुल सही है, तो एटम का साइज भी इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव इन सिग्मा, भाई जेड इफेक्टिव प्रोटॉन्स पे डिपेंड करेगा, प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होते हैं, है ना। सिग्मा बच्चों, सिग्मा मतलब रिपल्सन फुल, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं तो सिग्मा भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब बच्चों टॉप टू बॉटम आने पे जेड इफेक्टिव सिग्मा बढ़ते हैं, दोनों सेम रेट से, अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स सेम रेट से बढ़ेगा। तो सेम रेट से बढ़ने की वजह से बच्चों क्या होंगे, आपस में इनके रेशियो कैंसिल कर देंगे। तो आंसर बच्चों किससे बनेगा, सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से। सबको समझ में आया, यस। इसका मतलब एटॉमिक साइज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस करते समय हम लोग कुछ बातों में बच्चों ध्यान देते हैं। कौन कौन सी बातें हैं, सबसे पहला पॉइंट, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप ये बातों को ध्यान में रखना है। पहला बच्चों का है, एटम्स अगर सिमिलर हैं, उन पर चार्ज अगर डिफरेंट हो, तो जितना बच्चों आपका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, साइज हमेशा आपका कम होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों वहां पे आपका जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। जहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, वहां रिपल्सन ज्यादा होगा, तो एटम अपनी साइज को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से वहां स्टेबिलिटी फिर से मेंटेन होगी, तो साइज आपका सबसे बड़ा होगा। अगर एटम सिमिलर हैं तो नेगेटिव चार्ज अधिक, साइज बड़ा, पॉजिटिव चार्ज अधिक, साइज छोटा। सेकेंड पॉइंट पे ध्यान देना। सेकेंड पॉइंट बच्चों, अगर एटम सिमिलर ना हो तो फिर कैसे करेंगे, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है, और ध्यान देना आइसोइलेक्ट्रॉनिक के ऊपर। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि बच्चों जो साइज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक है ना। तो उसी के बेस पे फिर सॉल्व कर देंगे अपन। तो बच्चों देखो, आर्गोन पोटेशियम प्लस सल्फर -2 कैल्शियम +2 सभी पे इलेक्ट्रॉन्स 18 आते हैं। तो साइज बताओ बच्चों किसका अधिक होगा, जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो सल्फर -2 का सबसे बड़ा साइज होगा, सबसे छोटा किसका होगा, कैल्शियम +2 का, जिसपे प्लस चार्ज ज्यादा होगा। आगे देखो, अगर बच्चों क्वेश्चन में आइसोटॉप्स आ जाए तो उस केस में जैसे ऑक्सीजन 16, 17, 18, तो आइसोटॉप्स में बच्चों हमेशा साइज क्या मिलेगा, आपको इक्वल साइज मिलेगा, ठीक है, यस, ये भी ध्यान रखना। अगर ऊपर वाले सारे के सारे फंडे बच्चों जो रूल्स हैं अपने फेल हो जाते हैं, तो फिर किसकी तरफ जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स की तरफ। ऊपर के तीनों रूल्स फेल हो गए, नंबर ऑफ सेल्स की तरफ जाना है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन देखो, पहले पीरियड ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका यहाँ से सेकेंड हो गया, इधर से आपका थर्ड, देन बच्चों फोर्थ, देन आपका फिफ्थ, देन आपका सिक्स, है ना, यस। तो पहले 1 से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो बच्चों पहली सेल मिलेगी, फर्स्ट सेल, देन इसमें सेकेंड सेल, इसमें आपको 3 सेल्स मिलेंगी, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, है ना, इस तरीके से। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इतने आ रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चों आपको 6 सेल्स मिलेंगी। तो जहाँ पे जितनी ज़्यादा बच्चों सेल्स मिलती हैं और सेल्स जहाँ पे कम मिलेंगी, तो ज़्यादा सेल्स वाले का साइज बच्चों हमेशा अधिक होगा कंपेयर टू स्मॉल साइज वाले से, ठीक है ना, स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स। जैसे अगर बच्चों नंबर ऑफ सेल्स भी सिमिलर आ जाए तो फिर किससे करेंगे, तो फिर ध्यान देना बच्चों यहाँ पे, तो जिस स्पीसीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों इनर्ट गैस का होगा उसका साइज हमेशा बड़ा होगा कंपेयर टू, फिर कौन से पॉइंट पे आएंगे, तो स्पीसीज हैविंग लो एटॉमिक नंबर पे आएंगे, और फिर कहाँ जाएंगे, स्पीसीज हैविंग हाई एटॉमिक नंबर। इस रूल्स को बच्चों बस ध्यान रखना, कभी कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है, ठीक है, सभी क्वेश्चन सही होंगे। पॉइंट नंबर 6, अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बच्चों आते हैं कैटाइंस वगैरह मिक्स होके, तो उसमें मैंने आपको अभी एक ट्रिक डिस्कस करी थी, उसी ट्रिक से आप सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, या वैल्यूज गिवन होगी तो उसके बेस पे। अब बच्चों क्वेश्चन आ गया, इन व्हिच कंपाउंड स्मॉलेस्ट क्रोमियम आयन, स्मॉलेस्ट बच्चों कौन सा आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो सभी का। तो बच्चों क्रोमियम के यहाँ कितना आएगा, तो 2 × x + 3 × -2, तो -6 = 0। तो बच्चों यहाँ से x = होगा आपका 6/2, तो x की वैल्यू बच्चों आ गई यहाँ से +3। इधर क्रोमियम पे चार्ज कितना हो जाएगा आपका +3, इस पे कितना आएगा बच्चों, तो x - 2 = 0, तो यहाँ पे सिर्फ आपको +2 मिलेगा आंसर, है ना, ये +2 हो गया। इधर कितना आंसर मिलेगा बच्चों x पे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से +4, है ना, तो यह +4 चार्ज आएगा। इस पे चार्ज कितना होगा, तो निकालेंगे 2 × 1 फॉर पोटेशियम, 2 × x फॉर क्रोमियम, और 7 × -2 फॉर ऑक्सीजन = 0। तो बच्चों 2x = यहाँ से आपका ये 14 हुआ, -4 उधर +14, तो 14 - 2 कर देते हैं बच्चों, तो यहाँ से x = 12/2 मतलब 6 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे +6 हो गया। तो जिस पे जितना चार्ज आपका पॉजिटिव ज्यादा होगा वहां पे साइज उतना ही छोटा होगा। तो आंसर कौन सा आएगा आपका, फोर्थ आंसर यहाँ से बनेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट बच्चों है ऑर्डर ऑफ रेडियस। ये सभी के सभी स्पीसीज गिवन है, जहाँ बच्चों ये डिफरेंट स्पीसीज हैं, हमें यहाँ पे कौन सा लगाना है कॉन्सेप्ट, तो बच्चों आइसोइलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। क्यों,
क्योंकि सभी पे इलेक्ट्रॉन्स बच्चों हमारे इक्वल हैं, देख सकते हो सभी पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स बच्चों 10 मिलेंगे, है ना। तो उस केस में सिंपल सा आंसर, बोलो बच्चों कैसे करेंगे सॉल्व। हम लोग यहाँ से Z डिवाइड बाई E को निकाल सकते हैं ना, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के रेशियो को निकाल सकते हैं, वो हमने लिखा है इधर 0.8, 0.9, 1.1, 1.3। बाकी बच्चों सिंपल आंसर करना है तो कैसे करेंगे डायरेक्टली, तो नेगेटिव चार्ज जिस पे ज्यादा है साइज उसका बड़ा होगा, यस। उसके बाद F-1, फिर आएगा आपका सोडियम +1 और सबसे छोटा कौन सा होगा आपका Al+3। इस तरीके से इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू आयोनिक रेडियस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, है ना। तो यहाँ बच्चों ध्यान देते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ से हाइड्रोजन माइनस कन्वर्ट हुआ है लिथियम की तरफ, तो साइज का डिक्रीज होगा। तो हाइड्रोजन माइनस से लिथियम प्लस, साइज विल डिक्रीज बिकॉज बच्चों यहाँ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या है, लिथियम से बोरॉन +2 की तरफ आते समय साइज का डिक्रीज करेगा। तो ध्यान देते हैं बच्चों, तो इधर से इधर आते समय आपका साइज डिक्रीज लिखा है ना। यहाँ पे साइज आपका अगेन डिक्रीज लिखा है ना। ये आपका बोरॉन +2 से बोरॉन +3, भाई बोरॉन +3 पे तो साइज आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों हाइड्रोजन माइनस से बोरॉन +3 की तरफ जाओगे, है ना, तो साइज आपका यहाँ पे भी डिक्रीज। हमसे पूछा करेक्ट रिलेशंस कौन सा होगा, तो जरा ध्यान देते हैं आपके थर्ड ऑप्शन की तरफ। तो ये तो रॉन्ग हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन माइनस से जाएंगे लिथियम प्लस की तरफ तो साइज बच्चों डिक्रीज, यस, क्योंकि प्लस चार्ज दिख रहा है। यहाँ भी साइज आपका डिक्रीज होगा, ये भी सही है। H- से B+3 की तरफ जाएंगे तो बच्चों साइज क्या करेगा आपका इंक्रीज, ठीक है। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोनिक रेडियस ऑफ लिथियम +1, बेरिलियम +2, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, क्या आंसर आएगा। तो बच्चों इसका ऑर्डर लिख देते हैं। सबसे बड़ा साइज किसका, आइसोइलेक्ट्रॉनिक ही है, तो बच्चों सबसे बड़ा साइज हो जाएगा जिसपे प्लस चार्ज कम होगा। कम किस पे है, देखो लिथियम और सोडियम, इन दोनों में से कौन सा आना चाहिए बताओ जरा। तो इन दोनों में से आपका सबसे छोटा साइज बच्चों हो जाएगा आपका किसका, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, पोजीशन लिख लेते हैं पहले तो क्वेश्चन करने के लिए। यहाँ पे हो गया आपका लिथियम, यहाँ पे हो गया सोडियम, ये हो गया आपका यहाँ से फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया आपका यहाँ से सेकेंड पीरियड, ये हो गया यहाँ से आपका थर्ड पीरियड। नेक्स्ट बच्चों इसके बगल में कौन सा आएगा आपका, ये सेकेंड ग्रुप होगा, है ना। यहाँ से आपका हो जाएगा कौन सा, बेरिलियम हो जाएगा Be+2, और इधर से हो जाएगा आपका कौन सा एलिमेंट, ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम +2 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे साइज का आंसर कैसे होगा। तो सबसे छोटा साइज बच्चों किसका आ जाएगा, देखो तो लिथियम प्लस है और आपका सोडियम +1 है, तो इन दोनों में से सोडियम प्लस का साइज बड़ा होगा। बेरिलियम +2 मैग्नीशियम +2 में से मैग्नीशियम +2 का साइज बड़ा होगा। इन दोनों में से बच्चों कौन सा, जो मैंने ऑर्डर डिस्कस किया था ना, तो उसके हिसाब से लिथियम +1 की बच्चों वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू बेरिलियम +2 से बच्चों क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, क्योंकि बेरिलियम +2 पे चार्ज क्या है, ज्यादा है, +2 है, उस पे +1 है लिथियम पे। तो इसका आंसर 0.60 सबसे कम लिथियम प्लस का, उसके बाद आपका बेरिलियम +2, उसके बाद आपका सोडियम +1 0.80 एंड 0.40। तो कैसा है, इन सभी चार्जेस के ऊपर हम ध्यान देके इन वैल्यूज को बच्चों कर सकते हैं आसानी से सेलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम, एल्यूमिनियम, सीजियम एंड टिन, इनके ऊपर बच्चों ऑर्डर रेडियस क्या बनता है। तो सिंपल सा है, तो बच्चों रूल्स के हिसाब से चलते जाएंगे अपन, है ना। ये सभी के इनके एटॉमिक नंबर हैं, ठीक है। बाकी बच्चों डिफरेंट पीरियड से डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ सेल्स कितना है 2, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स 3, यहाँ नंबर ऑफ सेल्स 6, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स 5। तो नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे सॉल्व करना है। तो बच्चों सबसे अधिक नंबर ऑफ सेल्स सीजियम पे है, तो सबसे बड़ा साइज, फिर कौन 10 आ जाएगा, आपकी 5 सेल है, देन एल्यूमिनियम, देन आपका लिथियम। तो दिस इज द आंसर, यस। तो इस तरीके से बच्चों अपना होता है आज का टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू।